बच्चा लोग, आपको ये स्टेटमेंट दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? बोलो। यस सर। तो अब इसको समझते हैं। आज का पूरा लेक्चर एक सिंगल स्टेटमेंट के ऊपर है। अगर आप ये स्टेटमेंट रियल में समझ पाते हो तो आप ये मान के चलना कि आज का टॉपिक जो है वो आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे, और अगर इसमें दिक्कत होगी तो फिर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज कैरीड बाय अनदर ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पर। दो ऑब्जेक्ट्स की, एक ऑब्जेक्ट जिसको हम कैरी कर रहे हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट जो उसको कैरी कर रहा है। then the velocity of object is same as that of the carrier. Velocity of object is same as that of carrier until the object which is being carried does not make any motion relative to the carrier. If it does so, then the total velocity with respect to the ground of there is total velocity bracket में with respect to ground of the object being carried is the vector sum of velocity of carrier and the velocity of object. तो ये तो चलो हमने रीडिंग करी है, लेकिन इस रीडिंग को समझते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट याद दिलाना चाहूंगा। एक और कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि वेक्टर को सम कैसे करते हो, आप वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। ये कंसेप्ट आपको पहले एक बार रिव्यू कर लो। क्या तरीका था वेक्टर को ऐड करने का, अगर आपको याद हो कुछ पिछले चैप्टर में, कि वेक्टर्स को हम लोग किस तरीके से ऐड करते हैं। कुछ बताएं कि कौन से लॉज हैं जिसके थ्रू हम वेक्टर को ऐड करते हैं। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं देखो। अगर हम ट्रायंगल लॉ की बात करें तो, अगर हम वेक्टर के ट्रायंगल लॉ की बात करें तो उसमें वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड करते हो? तो अंडर वेक्टर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा 2ab cos थीटा। जी देखो, तो ट्रायंगल लॉ की जो आप बात कर रहे हो, ट्रायंगल लॉ की बात कर रहे हैं अगर हम, वो तो ठीक है, लेकिन हम उसका प्रोसेस क्या फॉलो करते हैं। देखिए, ट्रायंगल लॉ में ये कहा जाता है कि दो वेक्टर अगर आपको ऐड करने हो तो पहले आप ए वेक्टर को प्लॉट करते हो, मान लो, और फिर उसकी टिप पर जाकर के वेक्टर ए की टिप पर दूसरा वेक्टर बी ड्रॉ कर देते हो। एक वेक्टर और उसकी टिप पर दूसरा वेक्टर बी प्लॉट कर देते हो, और उसके बाद फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर की टिप से ज्वाइन करते हो। फर्स्ट की टेल को सेकंड वाले के टिप से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, और इसको कह देते हैं कि ये दोनों का समेशन है। दैट मीन्स कि ये हमारे लिए ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर है। ये हमारा लॉजिक था बच्चे। ठीक है, ये एक लॉजिक था। और एक और ऑप्शन होता है कि आप वेक्टर को ऐड करने के लिए कंपोनेंट मेथड भी यूज कर सकते हो। आप वेक्टर को यूज करने में कंपोनेंट्स का भी मेथड लगा सकते हो। और कंपोनेंट मेथड क्या कहता है कि दो वेक्टर को कंपोनेंट मेथड में कैसे ऐड करते हैं। अगर मुझे दो वेक्टर को कंपोनेंट मेथड में ऐड करना हो तो क्या तरीका है उसका, देखो। मान लें कि हमारे पास कोई एक ए वेक्टर राइट साइड डायरेक्शन में है, जैसे कि पिछले डायग्राम में देख रहे हो कि ए वेक्टर राइट साइड डायरेक्शन में है, और कोई दूसरा वेक्टर जो है वो किसी और डायरेक्शन में चल रहा है। मान लो बी वेक्टर, बी वेक्टर हमारा इस तरफ है, ठीक है, ये किसी और डायरेक्शन में चल रहा है। और जो बी वेक्टर की डायरेक्शन है वो मान लेते हैं कि वो वेक्टर ए से कोई एंगल बना रहा है, और ये एंगल हमारे पास थीटा है। तो कंपोनेंट मेथड में क्या करते हैं, हम वेक्टर बी को रिजॉल्व कर लेंगे, वेक्टर बी के कंपोनेंट्स कर देंगे। ठीक है, और वेक्टर बी के कंपोनेंट्स करने पर क्या होगा, ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि वेक्टर के कंपोनेंट कैसे किए जाते हैं, है ना। तो जो वेक्टर बी हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसके कंपोनेंट्स करेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, अगर हम बी के कंपोनेंट्स करें तो हॉरिजॉन्टल हो गया बी cos थीटा, और वर्टिकल हो जाएगा बी sin थीटा। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद ये कर दो आप कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी cos थीटा है उसको ए में ऐड कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी cos थीटा को ए में ऐड करके हम ये कहेंगे कि जो टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसकी वैल्यू बन जाएगी ए प्लस बी cos थीटा। टोटल की वैल्यू ए प्लस बी cos थीटा बन जाएगी। और टोटल वर्टिकल कंपोनेंट जो बनेगा, टोटल वर्टिकल कंपोनेंट, उसकी अगर हम बात करें तो टोटल वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू बी इंटू साइन थीटा होगी। उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। उसके बाद, और पाइथागोरस थ्योरम से क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं, दोनों कंपोनेंट्स को मिला करके, और ये कह देंगे कि ये उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है। इसी को आप रिजल्टेंट कहते हो। और ये रिजल्टेंट हम डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम से ला सकते हैं कि अगर हम रिजल्टेंट को आर कह देंगे तो इसकी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर। यानी कि हम रिजल्टेंट आर को कह सकते हैं कि इट इज स्क्वायर रूट ऑफ
a प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये बात आप लोगों को समझ आई है? यहाँ तक बात समझ में आई? चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप बता दो मुझे, चैप्टर हम स्टार्ट करें उसके पहले आप ये वेक्टर एडिशन वाला कंसेप्ट बताओ, ये आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि ये ऑलरेडी हम वेक्टर के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं जस्ट एक रिवीजन टाइप का कर रहा था कि वेक्टर को ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है, बट एक और डिफरेंट अप्रोच भी होती है कि आप जिस वेक्टर को ऐड कर रहे हो उनके कंपोनेंट्स कर दो, और एक्स कंपोनेंट्स को एक तरफ ऐड कर लेते हैं और वाई कंपोनेंट्स को अलग ऐड कर देते हैं। ठीक है, मतलब जब दो वेक्टर ऐड करते हो तो उनके एक्स वाले कंपोनेंट एक साथ ऐड करिए और वाई डायरेक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक साथ ऐड करिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर? यस चलो सारे Yes, बच्चे sir. बता दीजिए, कुछ सबकी बात करो, जितने भी आप क्लास कर रहे हो ना आप सभी से पूछो, क्योंकि ना होता क्या है, ये जो टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं ना इसमें बार बार कंफ्यूजन होती है, मतलब जितना मर्जी आप पढ़ा लो लेकिन कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है। तो आज हम नहीं चाहते कि हमारे पास कोई कंफ्यूजन हो, और ये पूरा चैप्टर हम इस जो स्क्रीन पर अभी तुमको दिख रहा है सिर्फ इतनी थ्योरी से ही हमको पूरा क्वेश्चन करना है। मतलब अगर आप चैप्टर की थ्योरी मुझसे पूछोगे तो थ्योरी के नाम पर सिर्फ इतना है। तो अब मैंने आपसे क्या कहा है कि whenever any object is carried by the another object, then the velocity of object is same as that of the carrier until the object which is being carried does not make any motion relative to the carrier. इस बात को समझने के लिए हम क्या कह रहे हैं, देखो मैंने एक एग्जांपल यहाँ रखा हुआ है, इस बात को समझने के लिए ये एक एग्जांपल देखो आप। इस एग्जांपल में अब ध्यान से देखिएगा, इस एग्जांपल में एक पर्सन ट्रेन के अंदर है। ठीक है, इस एग्जांपल में एक पर्सन ट्रेन के अंदर है, मतलब तो इसमें कैरियर कौन है और कैरी किसको किया जा रहा है? कौन किसको कैरी कर रहा है? क्या पर्सन ट्रेन को कैरी कर रहा है या ट्रेन पर्सन को कैरी कर रही है? Train person को. जी, तो जो ट्रेन है, ट्रेन या कार जो भी आप कह लें इसको, ये आपके लिए कैरियर है। और ऑब्जेक्ट बीइंग कैरीड कौन है इसमें? ऑब्जेक्ट बीइंग कैरीड जो अंदर पर्सन खड़ा है, ये जो पर्सन है दिस इज द ऑब्जेक्ट, मतलब पर्सन को भी हम ऑब्जेक्ट ही मानते हैं। ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग कैरीड, ऑब्जेक्ट बीइंग कैरीड। और उस ऑब्जेक्ट के हाथ में ना बॉल भी है, उस ऑब्जेक्ट के पास एक बॉल भी है। तो क्या ट्रेन बॉल को कैरी नहीं कर रही है? बताएं। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो दिस बॉल इज ऑल्सो बीइंग कैरीड। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देंगे यार, तुमको ये सिंपल एग्जांपल समझ सकते हो। अब अगर वो पर्सन जो अंदर वाला है उसका कुछ नाम दे देते हैं, पर्सन ए कह देते हैं और बाहर जो पर्सन है उसको बी कह देते हैं। तो अंटिल पर्सन ए बॉल फेंके ना, अगर वो जब तक फेंके ना, अंटिल पर्सन ए इज होल्डिंग, इज नॉट थ्रोइंग द बॉल, कह सकते हो, इज नॉट थ्रोइंग द बॉल। तो आप क्या कहोगे, इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? इसके हिसाब से अगर पूछा जाए कि बताओ उस बॉल की क्या वेलोसिटी है, अगर हम उसको फेंक ही नहीं रहे, जैसे उसको पकड़ के चल रहे, ट्रेन के अंदर खड़े हैं और बॉल को पकड़ा हुआ है मैंने, तो उस बॉल की क्या वेलोसिटी कहेंगे? बताओ। जितनी ट्रेन की होगी। ये अभी मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम कैरी करें और जिसको हम कैरी कर रहे वो कैरियर के अंदर रुका हुआ हो, कैरियर के अंदर वो कुछ ना करे, चुपचाप पड़ा रहे। ठीक है जी, तो इस केस में हम लोगों ने पीछे जो भी स्टेटमेंट लिखा है ना, आपको देखो पीछे का स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है कि whenever any object is carried by the another object then the velocity of object is same as that of the carrier until the object which is being carried does not make any motion relative to the carrier. तो जब तक इस बॉल को फेंकेंगे नहीं तब तक तो ये बॉल ट्रेन के साथ साथ कैरी होती चली जाएगी, जहां जहां ट्रेन जाएगी वहां वहां ये बॉल जाएगी। तो इस हिसाब से अगर मुझसे पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ बॉल ए क्या लिखेंगे हम, तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बॉल। ठीक है, अब किसके हिसाब से, किसके रिस्पेक्ट में? देखिए, तो अगर कहा जाए कि रिलेटिव टू द पर्सन ए, क्या आंसर होगा? रिलेटिव टू द पर्सन ए जो उसको पकड़ के सर 0 और टू ए रिलेटिव टू द पर्सन बी क्या होगा? जो जमीन से देख रहा है उसको। समझो आप इसको, ट्रेन। रिलेटिव टू पर्सन मतलब ग्राउंड से देख रहे, और रिलेटिव टू ए का मतलब आप ट्रेन से देख रहे हो। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पर्सन ए से पूछते हैं, पर्सन ए से पूछो कि भाई ये बताओ तुमने जो बॉल पकड़ी है वो चल रही है कि नहीं चल रही है?
तो क्या आंसर कहेगा? वो कहेगा भाई मैंने तो बॉल होल्ड की हुई है, बॉल को मैंने होल्ड किया है, मेरे लिए तो बॉल नहीं चल रही, ये चल रही है उसके लिए। क्या कहते हो आप लोग? नहीं सर चल रही है। रुकी हुई सर है उसके सर, लिए रुकी हुई मतलब है, होल्ड कर रेस्ट रखा पे है है, उसको। उसके लिए रेस्ट पे। तो हम पैसा। कहेंगे रेस्ट पे। कि 0 मीटर पर सेकंड है। लेकिन ग्राउंड वाले के हिसाब से, ग्राउंड वाले के हिसाब सर से उसकी कुछ स्पीड है जो सर ट्रेन की, मतलब जो ट्रेन ट्रेन के की हाँ speed जी ट्रेन को की speed स्पीड को में ऊपर सर है वो से बॉल कि- की स्पीड को लेगा ये सर। यहाँ पर हाँ। कार हटा दे, कार की जगह इसको हम ट्रेन कर दें, तो ट्रेन वाले की, तो मान लो ट्रेन की वेलोसिटी कुछ, मान लो कुछ है, ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो सपोज करो 90 किलोमीटर पर आवर की है। तो अब आप क्या कहोगे कि बॉल की वेलोसिटी क्या है पर्सन बी की नजर में? पर्सन बी को क्या दिख रहा 90 होगा? किलोमीटर पर आ रही है। 90 सर किलोमीटर 90 किलोमीटर पर आवर सर, सेम। सेम राइट साइड डायरेक्शन में। क्लियर हुआ पॉइंट आपको? यस सर। चलो यस सर। जी, तो Yes, sir. ये हमारा प्रीवियस स्टेटमेंट हो गया जो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ तक का स्टेटमेंट मैंने आपको समझाया अभी कि whenever any object is carried by the another object, then the velocity of object is same as that of the carrier until the object which is being carried does not make any motion relative to the carrier। मतलब जब तक वो बॉल कैरियर के अंदर कोई मोशन नहीं करेगी, ट्रेन के अंदर वो मोशन नहीं करेगी, जब तक ट्रेन के अंदर आप कोई मोशन नहीं कर रहे हो, तब तक उसकी वेलोसिटी वही है जो कि ट्रेन की वेलोसिटी है। लेकिन उसके आगे भी लिखा है इफ इट डज सो, अगर उसके बाद करता है तो क्या होगा? अगर करता है तो तब आप कहोगे कि जो टोटल वेलोसिटी यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, उसको निकालने के लिए क्या करना है? वेक्टर सम करना है। किसका वेक्टर सम करना है? तो वेक्टर सम करना है किस चीज का आपको? ट्रेन की वेलोसिटी और बॉल की वेलोसिटी ऑफ कैरियर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग कैरीड विथ रिस्पेक्ट टू द कैरियर। मतलब क्या है कि अगर पर्सन इस बॉल को थ्रो कर दे, नाउ जो ए है वो थ्रो करता है बॉल को, थ्रोज द बॉल, मान लेते हैं कि ये बॉल को थ्रो करता है, ठीक है, लेफ्ट साइड डायरेक्शन में। कितनी वेलोसिटी से थ्रो करता है? तो मान लेते हैं कि ये लेफ्ट साइड थ्रो करता है, फास्ट बॉलर है मान लेते हैं, तो 140 किलोमीटर पर आवर से थ्रो करता है। मतलब ट्रेन के अंदर क्रिकेट मैच खेलना है इसको, ठीक है ना, ट्रेन के अंदर आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो ट्रेन के अंदर उसने 140 किलोमीटर पर आवर से लेफ्ट साइड फेंका। अब हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना हुआ? अगर पूछ रहे हैं कि अब बताओ वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना हुआ, तो अब इसको हम दो तरीके से बताएंगे कि अगर हम रिलेटिव टू ए बात करें तो क्या आंसर होगा और रिलेटिव टू ग्राउंड बात करें तो क्या आंसर होगा, कि ग्राउंड के हिसाब से इसकी क्या वेलोसिटी होगी। तो क्या आंसर देंगे? देखो, रिलेटिव टू ए मतलब कि उस पर्सन के हिसाब से जिसने बॉल फेंकी है, उसकी नजर में बॉल की क्या वेलोसिटी है, उसने बॉल कितनी स्पीड से फेंकी है। तो आंसर है 140 किलोमीटर पर आवर, ये उस पर्सन लेफ्ट साइड डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड। लेकिन जो ग्राउंड वाला है उसके हिसाब से क्या होगा? तो एक बार थ्योरी पढ़ते हैं, फिर 50 से किलोमीटर। एक बार थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी पढ़ो बच्चा, पहले थ्योरी कि टोटल वेलोसिटी का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, टोटल वेलोसिटी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कैसे निकालेंगे? तो क्या करना है? वेक्टर सम करना है। किसका वेक्टर सम करना है? वेलोसिटी ऑफ कैरियर मतलब कि ट्रेन, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कि वो बॉल जिसको फेंकेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू द कैरियर, दोनों को ऐड करना होगा। यानी किसको किसको ऐड करना है? ये 140 किलोमीटर पर आवर जो लेफ्ट साइड है ये, और जो ट्रेन की वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर है ये, इन दोनों को ऐड करो आप। कैरियर मतलब ट्रेन, और कैरियर के अंदर बॉल, बॉल की वेलोसिटी 140 किलोमीटर पर आवर लेफ्ट साइड, तो 90 और 140 को ऐड करना है। लेकिन ये ऐड मैथ वाला नहीं करोगे कि 90 और 140 मिला करके 230 कर दे, वो नहीं करना है। 90 और 140 को मिला करके आप मैथ नहीं लगा रहे कि 230 आंसर आएगा, नहीं, डायरेक्शन के साथ करना है। तो डायरेक्शन के हिसाब से क्या होगा? ये जो 140 किलोमीटर पर आवर है ये तो लेफ्ट साइड है, मतलब आपको क्या ऐड करना है? तो आपको क्या ऐड करना है इसके बारे में सुनो। एक मुझे 140 किलोमीटर पर आवर लेफ्ट साइड है और उसमें क्या ऐड करना है? 90 किलोमीटर राइट साइड पे। क्या आंसर आएगा भाई वेक्टर के हिसाब से? -50 किलोमीटर लेफ्ट साइड में आएगा। 50 किलोमीटर पर आवर लेफ्ट साइड, 50 किलोमीटर पर आवर यस सर। लेफ्ट साइड। यहाँ तक एग्री किया आप लोग? यहाँ तक किसी को डाउट है? मतलब जितने भी स्टूडेंट्स है A to Z सबसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे, नो अगर सर। किसी को डाउट है तो क्लियर कर लो आप। नो सर, नो डाउट। हाँ, आ गया था। हाँ सर। क्योंकि मैं बहुत बेसिक स्टेप से स्टार्ट करूंगा लेकिन आगे चल करके थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे हम। क्लियर हो गया एग्जांपल? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं।
यहाँ पर देख सकते हो सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हुआ कि एक कार है, ठीक है, नीचे भी एक प्लेटफॉर्म मान लो, कार मान लो, जो भी मान सकते हो, इसको कार मान लेते हैं। और ये कार मोशन में है, मतलब ये चल रही है, ठीक है ना। इस कार के पास अपनी कुछ वेलोसिटी है, वीसी मान लेते हैं। इसके ऊपर ना, इसके ऊपर कुछ एक ऑब्जेक्ट बीइंग कैरीड है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम कैरी कर रहे हैं। ऑटोमेटेड बॉलिंग मशीन आती है, एक ऑटोमेटेड बॉलिंग मशीन आती है। तो ऑब्जेक्ट बीइंग कैरीड, क्रिकेट में प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप देखोगे ना, तो एक मशीन आती है जहां से बॉल अपने आप निकल के आती है, ठीक है। जानते हो इसके बारे में, ऑटोमेटेड बॉलिंग मशीन जो होती है, ऑटोमेटिक बॉलिंग मशीन? यस यस जी। तो ये वैसी ही मशीन है, एक बॉलिंग मशीन है जो कार के अंदर रखी गई है, और इनिशियली बॉल इसके अंदर पड़ी है, बॉल इसके अंदर रखी गई है। तो जब तक उस बॉल को नहीं फेंकेंगे तो उस बॉल की क्या वेलोसिटी होगी? सेम Zero. कार। सर सेम एज कार। अंटिल बॉल इज नॉट थ्रोन, क्या कहेंगे? अगर बॉल को फेंका ही नहीं, इट इज नॉट थ्रोन, तो क्या कहें, उसकी क्या वेलोसिटी है? कार के Same कार का जो- जितना मोशन हो, मतलब जिस हिसाब से उसकी वेलोसिटी होगी। सेम जी। वैसी बॉल की होगी। तो कार की वेलोसिटी वीसी है, तो बताओ क्या होगी? इसका मतलब आप ये कहोगे कि इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो वीसी है। लेकिन वीसी है ये किसके हिसाब से वीसी, किसके हिसाब से, किसके फ्रेम में? रिलेटिव टू कार। रिलेटिव टू कार। रिलेटिव कार। सर वेरी रिलेटेड टू ग्राउंड। एक बात बताओ, ग्राउंड से रिलेटेड। अगर कार उसको कैरी कर रही है और वो कार, अगर वो अरे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हुआ ना रिलेटेड यार, टू ग्राउंड। ये सर वो देख नहीं पाए फिर। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हुआ ये, इसको यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहीं पे कंफ्यूजन होती है। लेकिन अगर इफ बॉल इज थ्रोन, मान लो अगर हमने बॉल को फेंका, इफ बॉल इज थ्रोन, ठीक है, एट, मान लो उसकी कुछ वेलोसिटी है वीबी, और वो वीबी जो है वो थीटा एंगल ऊपर की तरफ है, मतलब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं उसको, तो अब उसकी क्या वेलोसिटी हो जाएगी? मतलब ये वेलोसिटी कह रहे हैं, इसको हम लोगों ने फेंका, इस डायरेक्शन में फेंका, वेलोसिटी वीबी के साथ फेंका, कितने एंगल पे फेंका? थीटा वीबी एंगल पे प्लस फेंका। वीसी। तो अब हाँ, अब आप पिछला कंसेप्ट लगाओ, फिर से पिछला कंसेप्ट कि कार जो है वो कैरियर है, तो पहले कैरियर की वेलोसिटी लाएंगे, जो कैरियर है उसकी वेलोसिटी यानी कि वीसी। तो पहले आप क्या करोगे? वीसी लाओ, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या करना है? ऐड करना है। क्या ऐड करना है? उस बॉल को जो फेंका गया है, तो उस बॉल को फेंका गया है थीटा एंगल पर, कितनी वेलोसिटी के साथ? थीटा एंगल पर कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका गया है उसको? थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर वीबी के साथ फेंका गया है। तो अब इन दोनों का समेशन करेंगे, तो इन दोनों का समेशन करने पर क्या होगा? तो यहाँ पर मैं कंपोनेंट मेथड से समेशन करूंगा, समेशन बाय द कंपोनेंट मेथड। और अगर मैं समेशन बाय कंपोनेंट मेथड करता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आंसर मिलेगा और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आंसर मिलेगा, इसका देखो। तो हॉरिजॉन्टल आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे? वीसी कंपोनेंट मेथड ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, तो फिर हम क्या करेंगे? वीसी जो हॉरिजॉन्टल है उसमें वीबी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वीबी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बनेगा? वीबी मल्टीप्लाइड बाय, ये दोनों ऐड कर दोगे, तो यहाँ कह देंगे वीसी प्लस वीबी कॉस थीटा। इसको आप कह सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है? तो वर्टिकल डायरेक्शन में वीबी का कंपोनेंट है वीबी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। और कार के पास तो कोई वर्टिकल वेलोसिटी है नहीं, कार तो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है ना, कार ऊपर नीचे तो जा नहीं रही है, तो सीधा सीधा चल रही है, स्ट्रेट चल रही है। तो कार का वर्टिकल डायरेक्शन में 0 मीटर पर सेकंड है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 0 मीटर पर सेकंड को अगर वीबी साइन थीटा के साथ ऐड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा हमारे लिए? वीबी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। यानी इसको कह देना कि ये इसकी एक वर्टिकल वेलोसिटी है। ये ऑब्जेक्ट बीइंग कैरीड का आंसर है। आया समझ में? यस यस सर। अच्छा, ऐड करने के बाद ये जो वेलोसिटीज आएंगी ये किसके हिसाब से आएंगी, किसके रिस्पेक्ट में होंगी? ऐड करने के बाद जो वेलोसिटी आएगी वो किसके रिस्पेक्ट में होगी? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जी। सर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब भी कंफ्यूजन हो इस लाइन को पढ़ना कि जब आप ऐड करते हो तो टोटल वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकलती है? वो हमेशा निकलती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के हिसाब से। और एग्जांपल देता हूं तुमको, सेम क्वेश्चन यहां पर देखो, ये क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा है? अंदर वाला पर्सन, अंदर वाला जो पर्सन है, अंदर वाला पर्सन, दिस इज बीइंग कैरीड। कौन कैरी कर रहा है इसको? इट इज बीइंग कैरीड। कौन कैरी कर रहा है? ट्रेन कैरी करो सर। बाय ट्रेन। तो ट्रेन उसको कैरी कर रही है ना। तो फिर हम जब ग्राउंड से देखेंगे तो इस आदमी के हिसाब से क्या वेलोसिटी लिखेंगे? इसके हिसाब से वेलोसिटी ऑफ
पर्सन क्या होगा? 16.2 वेलोसिटी ऑफ पर्सन क्या लिखोगे जिसने येलो शर्ट पहनी हुई? 16.2 जिसने, हाँ, सर पर्सन की और ट्रेन की वेलोसिटी प्लस हाँ, यही चीज मैं समझा रहा हूँ कि जिस विच इज बीइंग कैरीड, द पर्सन विच इज बीइंग कैरीड, वो पर्सन 1.2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और जो उसको कैरी कर रहा है वो 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो इसकी टोटल वेलोसिटी निकालने के लिए, टोटल वेलोसिटी के लिए इन दोनों को मिला करके ऐड कर देंगे, और सेम डायरेक्शंस में है तो डायरेक्टली ऐड कर दो। 1.2 प्लस 15 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 16.2 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन। किसके हिसाब से? जो जमीन से देख रहा है, ग्राउंड पे खड़ा होकर जो देखेगा उसके हिसाब से उस पर्सन की वेलोसिटी 16.2 मीटर पर सेकंड हुई। राइट? एग्जांपल क्लियर हुआ ये? yes sir यस जी। Yes, sir. ना ये एक इंटरेस्टिंग पिक्चर है, देखो आपने सभी ने बनाए होंगे, आप में से सभी ने पेपर बोट बनाया होगा, बनाया है? यस यस सर Yes, sir. ऐसा तो कोई नहीं है जिसने अभी तक, आज तक, कभी जिंदगी में पेपर बोट नहीं बनाया होगा, ऐसा तो नहीं होगा। हर सबने कभी ना कभी, आपने नहीं बनाया होगा तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने किसी ने बनाना सिखाया होगा आपको। बोलो। Yes, sir. तो जब आप Yes, जी, अब आप पेपर बोट को जब पानी में डालते हो तो क्या पेपर बोट अपनी जगह पर रुका रहता है? नो No, sir. क्या होता है ये? सर मूव करता रहता है पानी के फ्लो पे जो भी तो- रहता है तो जो डायरेक्शन। तो जो पानी है वो कैरियर है। पानी क्या है? वाटर इज कैरियर, यहाँ पर ना, वाटर इज कैरियर। बोलो। यस और सर Yes, sir. और कैरी कौन हो रहा है इसमें? पेपर बोट। बोट इज बीइंग कैरीड। तो क्या वो कागज की बोट अपने आप चलेगी पानी में? क्या कागज की बोट में कोई मोटर लगा होता है कि वो चलना चालू कर नो दे? सर नो सर वो No, वाटर के मोशन से वाटर पानी के फ्लो के साथ चलती है तो फिर ये पेपर बोट की वेलोसिटी क्या हुई? अगर कोई ग्राउंड से देखे तो उसको क्या कहोगे कि ये कागज की बोट कितनी वेलोसिटी से चल रही? velocity Sir, of water velocity वाटर की वेलोसिटी से। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पेपर बोट, अगर हम बात करें कि वेलोसिटी ऑफ दैट पेपर बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि जमीन से खड़े होकर देखोगे तो पेपर की बोट आगे तो जा रही है ना, कि अपनी जगह रुकी हुई है? वो आगे जा रही आगे जा रही है सर आगे जा रही है। तो वेलोसिटी ऑफ पेपर बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ वाटर। जितनी वाटर की वेलोसिटी होगी वही उस पेपर बोट की वेलोसिटी बन जाएगी। यही मतलब हो गया कैरियर की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग कैरीड, ये बराबर बराबर होते हैं। आया बात समझ में आपको? yes sir यस सर अच्छा, अगर मान लो इसमें कोई एक और पर्सन है, ठीक है, इसी पानी में एक पर्सन है, पानी के अंदर ही एक पर्सन है, लेकिन वो पर्सन पानी के साथ साथ तैर रहा है, मतलब वो खुद कुछ नहीं कर रहा, स्विम नहीं कर रहा, वो कोई स्विम नहीं कर रहा वो। तो इसकी क्या वेलोसिटी होगी? इसकी Sir, भी जो वेलोसिटी ऑफ velocity- वाटर के water वाटर वेलोसिटी की इक्वल होगी तो ये भी पानी के साथ, पानी इसको भी कैरी करेगा। पानी में जो कुछ डाल दो सबको कैरी करके ले जाता है। पानी में चीजें बहती नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं चली जाती है। यस सर Yes, sir. yes हाँ, तो अगर पानी में कोई पर्सन है तो वो पर्सन भी, उस पर्सन के पास भी वही वेलोसिटी है जो वाटर की वेलोसिटी है, इसके पास भी VW, और पेपर बोट के पास भी सेम वेलोसिटी जो पानी की वेलोसिटी है, दोनों पानी की वेलोसिटी पे चल रहे हैं। तो जो पानी के अंदर पर्सन है, इसकी नजर में बोट की क्या वेलोसिटी हुई? अगर पूछा जाए कि इसके हिसाब से जीरो बोट, जीरो सर। No, sir, zero. समझ गए? दोनों की समझ गए कि वेलोसिटी ऑफ बोट, अगर मैं पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ बोट पानी के अंदर किसी ऑब्जर्वर के नजर में क्या होगा, पानी के अंदर अगर कोई ऑब्जर्वर है तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर क्या लिखा जाए? विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन इन वाटर क्या लिखोगे? जीरो। मैं बड़े सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ यार, पेपर बोट का सर एग्जांपल। ये चीज पूछनी थी सर, एक डाउट था। एक मिनट जस्ट कंप्लीट करने फिर पूछ लेना। पेपर बोट का एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। अगर आप रिवर बोट प्रॉब्लम समझना चाहते हो ना, रिवर बोट प्रॉब्लम, तो पहले आप कागज की बोट बनाना सीखो, और कागज की बोट को पानी में डालना सीखो, और बाल्टी में नहीं, घर के पानी में नहीं, वॉशरूम के पानी में नहीं कह रहा हूँ, एक ऐसी जगह डालो जहां पर पानी फ्लो करता है। तो आपको ये बात बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि वो बोट पानी के साथ साथ चलती चली जाएगी। इसी को मैं कह रहा हूं कि when the object is being carried by someone, then the velocity of object is same as the velocity of the carrier. तो पानी कैरियर है और बोट ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग कैरीड। और कागज की बोट है तो वो बोट खुद से तो चल नहीं सकती, उसके अंदर कोई मशीन तो लगाई नहीं है हमने कि अपने आप चलने लगेगी,
तो उसकी वेलोसिटी वही है जो पानी की वेलोसिटी है। आई बात समझ में? यस सर। अब पूछो डाउट। सर ये पूछना था कि सर जो अगर कोई पर्सन है जो पेपर बोट के अगर मतलब जो भी बोट है उस पे है तो उसके रिस्पेक्ट में जो जो भी पर्सन है। एक मिनट, आ रहे बच्चा, आ रहे हैं। देखो, सर एक चीज पूछनी एक थी। मिनट, बस एक मिनट रुकिए। तो अभी कागज, अब ये पेपर बोट की जगह पर आप असली वाली बोट पे आ जाओ, ठीक है? ये वाली बोट पे, ठीक। हालांकि इसमें कोई बैठा नहीं है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि इसके अंदर कोई पर्सन है, वो इसको चलाएगा, है ना? कोई ना कोई तो होगा ना। क्या बोलते हैं इसको जो बोट को लेके चलता है, उसको क्या नाम देते हैं? नाम मुझे नहीं पता, है ना? को क्या बोलते हो भाई, जो बोट चलाता है उसको क्या बोलते हैं? नाविक। नाविक। हाँ, चलो। तो ये भाई साहब जो केवट। केवट जो भी है, मतलब ये जो पर्सन ए है, वो पानी में आपको बोट लेके जा रहा है और आप उस बोट में बैठे मस्ती से एंजॉय कर रहे हो। आप उस बोट में बैठे हो और ये पर्सन आपकी बोट को, देखिए, ये पर्सन आपकी बोट को पानी के अंदर मूव करता है सम वेलोसिटी के साथ, और पानी फ्लो भी कर रहा है, पानी का फ्लो है। तो अब एक मिनट जरा इमेजिन करो, एक मिनट इमेजिन करना जरा। फ्लो ऑफ वाटर है मान लो यहाँ पर VW। अगर सपोज करो कि किसी तरीके से आप कागज की बोट में बैठ सकते, मान लो समहाउ, अगर आप ये बोट कागज की होती और ये चापू बीच में ना होते, बोट चलाने वाला ना होता, तो फिर आप किस तरफ चलते? फ्लो ऑफ वाटर की तरफ सामने। सर वाटर जो तो जहाँ पर वाटर जा रहा है सर। जहां वाटर जा रहा वाटर फ्लो उसके साथ में। क्योंकि हो गया ना, तब क्या होता कि बोट इज बीइंग कैरीड बाय द ऑब्जेक्ट। समझ लो आप यहाँ पर कंसेप्ट, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन अगर समझ आया तो हम कह रहे हैं कि दिस बोट इज बीइंग कैरीड बाय द वाटर। क्योंकि अगर कोई पानी कागज की बोट को कैरी कर सकती है तो लकड़ी की बोट को भी कैरी कर सकती है। और किधर कैरी करेगा, किस डायरेक्शन में इसको कैरी करेगा? बोट इज बीइंग कैरीड बाय वाटर, किस तरफ? फ्लो कैसे जिस बात- तरफ फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाटर जहाँ होगा। जिधर होगा, तो यही डायरेक्शन है, इस तरफ है। पानी की वेलोसिटी इस तरफ है मान लेते हैं, तो इसी तरफ कैरी करेंगे। सर राइट साइड। जी। लेकिन अब क्या हुआ, देखो यहाँ पर वो जो थ्योरी थी, इसको समझो बच्चा। एक मिनट, मैं सब डाउट लूंगा आपके, परेशान मत होइए। ये तो तब है ना, क्या लिखा है? अनटिल द ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग कैरीड, मतलब कि बोट, ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग कैरीड का मतलब हुआ बोट, डज नॉट मेक एनी मोशन रिलेटिव टू द कैरियर। कागज वाली बोट पानी में खुद तो कोई मोशन करेगी नहीं, तो उसकी वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ कैरियर है। लेकिन इफ इट डज सो, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट जिसको हम कैरी कर रहे हैं अगर वो खुद भी चल सकता है, तो फिर टोटल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी आपको। क्या करके? वो भी टोटल वेलोसिटी, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कैसे? सम करो। तो आप यहाँ थ्योरी अप्लाई करो, क्या बनेगा देखो, यहाँ पर थ्योरी अप्लाई करें क्या बनेगा। क्योंकि अगर वो बोट पानी के अंदर हम चला रहे हैं, सेल बोट हुई, तो सेल बोट के बारे में अगर हम बात करें, मोटर बोट, सेल बोट, ये जितनी भी होती है ना, तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा यार, मतलब रो बोट, सॉरी इसको रो बोट कहते हैं। रो बोट मतलब वाला रोबोट नहीं जिसको रो करते हो। तो इसको हम किस तरफ रो कर रहे हैं, मतलब किस तरफ ये चाकू मार के किस तरफ लेके चल रहे हैं? ये जो दो लकड़ी में साइड में पकड़ रखते हैं ना, इसको लेकर के चलते हैं, तो हम किधर की तरफ चल रहे हैं भाई इसमें? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में पानी में चलते हो, अपनी नाव को लेकर के, अपनी बोट को लेकर के जो चलते हो, ये कहलाता है वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर। पानी के अंदर आप इस तरफ चल रहे हो, लेकिन पानी आपको कैरी भी कर रहा, साथ साथ पानी आपको साथ साथ कैरी कर रहा है। और थ्योरी क्या कहती है कि इन दोनों को ऐड करो। थ्योरी कहती है कि इन दोनों को अब ऐड कर दो, इस वेक्टर को और पानी का जो वेलोसिटी है इसको, इन दोनों को ऐड कर दो। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा रिजल्टेंट कुछ। यस सर। तो जिस तरफ रिजल्टेंट आएगा ये आपकी टोटल वेलोसिटी है। टोटल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? ये आपकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हुआ। यानी कोई अगर ग्राउंड से खड़ा होकर देखेगा तो कहेगा कि बोट किस तरफ जा रही है। अगर ग्राउंड से खड़ा होकर देखेगा तो हम कहेंगे कि बोट इस डायरेक्शन में चल रही है, ये डायरेक्शन ऑफ बोट है। लेकिन आप जो बोट में बैठे हो, आप किस डायरेक्शन में अपने आप को देख रहे होगे? फॉरवर्ड। हाँ, यही मेन पॉइंट है बच्चा,
कि जो आप अंदर बैठे हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बोट जो है वो सीधा चल रही है, वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप सीधे चल रहे हो। लेकिन अगर कोई कोई ग्राउंड पे खड़ा है तो उसको आप तिरछा जाता हुआ दिखे हुए। ये सर अब समझ में आया कि फोटो में तिरछा क्यों दिखाई देता है। समझ आई आपको बात? यस सर। यस पलक बच्चा तुम बताओ, और अनन्या तुम बताओ पहले, क्योंकि तुम लोग थोड़ा सा दूसरे बैच के हो ना, तो पहले तुम लोग बताओ। यस सर, समझ गए। बस अगर आप समझ गए तो मेरी बात मान लो, आपका न्यूमेरिकल हो गया। नहीं समझे, और मैंने जानबूझ करके आज बोट की रियल पिक्चर्स आपके सामने रखी हैं ताकि आपकी माइंड के अंदर थॉट डेवलप होने लगे। मतलब आप क्योंकि रियल पिक्चर देखते ही आपका दिमाग तेज काम करता है। सर हाँ सर एक डाउट था। बताएं। बस ये सर एक चीज नहीं समझ में आई सर, हम लोगों को जो दिखेगा वो नहीं समझ में आ रहा। नहीं, हम लोग मतलब कौन? जो तो जो व्यूअर है, हाँ सर, यू जो आपने लिखा, जो बोट चला रहा है कि जो बोट में बैठा है? तो बोट में बैठा है। तो बोट में बैठा है ना, तो आप ये बताइए, जब आप बोट में बैठे हो तो क्या आपकी नजर में बोट चलाने वाला चल रहा होता है? सर तो आप क्या कहते हो कि वो भी बैठा है बोट में, आप भी बोट में, दोनों सेम बोट में हो ना, अलग अलग बोट में तो हो नहीं। तो बोट चलाने वाले के रिस्पेक्ट में आप स्टेशनरी हो और आपके रिस्पेक्ट में चलाने वाला स्टेशनरी है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। ट्रेन का एग्जांपल लो ना, ट्रेन के अंदर आपका बगल वाला पैसेंजर क्या कहते हो, बैठा है कि चल रहा है? कहते क्या हो? बैठा है। फिर हमारे हिसाब से तो रेस्ट ही होगा। बैठा है। तो फिर आपकी नजर में वो रेस्ट पे है, इसी को तो रिलेटिव कह रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में तो रेस्ट पे नहीं है ना वो, एक्चुअल में तो ट्रेन उसको कैरी कर रही है। यस सर। सर मैं बस ये पूछ रहा हूँ सर, हमारे को मोशन मतलब क्या नहीं, दिखेगा कि वो नहीं, सीधी जा वो रही है? ये कह रहा है कि नहीं। सर फॉरवर्ड मोशन क्यों दिख रहा है सर हम लोगों को जो बोट में बैठा है। जो बोट में बैठा है उसको फॉरवर्ड मोशन क्यों दिख रहा है, यस सर। ये कह रहे हो सर ना? उसको किस टाइप का मोशन दिखेगा? हाँ सर, वही नहीं समझ में आया। देखिए एक बात बता दें आपको, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को कभी भी मोशन में फाइंड नहीं कर सकता। मतलब अगर आप चल रहे हो तो आप अपने आप को अपनी ही नजर में देखोगे क्या? ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए ना यार। अगर आप चल रहे हो और आप अपने आप से ही पूछो कि क्या मैं चल रहा हूं, ये एक डिफरेंट पॉइंट हो गया। ये फिजिक्स में क्या होता है कि फिजिक्स में ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को हम डिफरेंट कर देते हैं। क्योंकि अगर कोई चल रहा है और वो खुद अपने आप से पूछे कि मैं चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, अच्छा हम लोग अपने आप से पूछें, अच्छा बताओ आप इस समय कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आप इस समय मोशन में हो कि नहीं हो, ये बताओ। नहीं सर। नहीं हो? अभी तो नहीं है। अभी नहीं हो? नहीं सर। अच्छा नहीं सर अभी तो। चलिए, तो मार्स किसी दूसरे प्लेनेट वाले आदमी से पूछो कि तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। तो उसके रिस्पेक्ट में शायद से नहीं। चल रहे हैं शायद। सर चल रहे हैं अर्थ रिवॉल्व मोशन में होंगे। अर्थ, हाँ क्योंकि सर अर्थ रिवॉल्व कर रही है। सर फिर- मोशन में सर। तो यही तो कहा जा रहा है यार कि आप मोशन में है कि रेस्ट पे है, ये तो डिपेंड करता है कि देख कौन रहा है। तो मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी है ये। तो भैया नजर का खेल, मैं कहता हूँ ना कि किसी की नजर में आप नहीं चल रहे हो, किसी की नजर में आप चल रहे हो। इसी को तो रिलेटिव कहते हैं। रिलेटिव टू वाटर का मतलब क्या है कि पानी में से देखेंगे तो वो सीधा चलेगा, ग्राउंड से देखेंगे तो वो एंगल पे चलेगा। हाँ सर, अब समझ में आ गया सर। सर कहानी समझ- यही केस अगर सर जैसे कोई कोई भी स्विमर या कोई भी ऐसा मतलब वो फ्लोट कर रहा है पानी में, मतलब पानी के डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो बंदा उसमें बोट में बैठा है उसके रिस्पेक्ट में सर तो वो मोशन में हो जाएगा कि सर नहीं होगा। चलो हम बता दे रहे तुमको, रुको एक मिनट, तुम्हारा डाउट और क्लियर कर देते हैं। चलो एक काम करो, इस पिक्चर को दोबारा लाते हैं, ठीक है? अब आप एक काम करो, इसमें से बोट हटा देते हैं। मान लीजिए बोट नहीं है, ठीक है? सपोज करो कि बोट कुछ टाइम के लिए गायब हो गई और उसकी जगह पर अंदर कोई पर्सन है और वो पानी में स्विमिंग करता है, ठीक है ना? ये मान लेते हैं कि कोई एक स्विमर है और पानी में स्विम कर रहा है, ठीक है? और वो स्विम किस तरफ कर रहा है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पानी किधर फ्लो कर रहा है। तो हम ये मानते हैं कि पानी राइट साइड फ्लो कर रहा है, ठीक है? पानी का फ्लो राइट साइड है। ये तो आपको पता होगा ना कि जिस रिवर में आप जाओगे वहां ये तो मालूम चली जाता है कि किधर पानी फ्लो कर रहा है। अब आप स्विमर की बात करो, तो स्विमर अपने रिस्पेक्ट में देखो, अभी मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या लगता है कि आप चल रहे हो, बताओ आपको क्या लग रहा है कि आप चल रहे हो, बताइए। नहीं सर, रेस्ट में। नहीं आप अपनी नजर में तो नहीं चल रहे हो ना, लेकिन एक्चुअल में आप चल रहे हो। क्यों? क्योंकि आप कहाँ पे हो?
अर्थ के ऊपर। तो ये स्विमर अपने आप को अगर देखेगा तो अपने आप को ये उस डायरेक्शन में देख पाएगा जिस डायरेक्शन में वो स्विम कर रहा है। ये जिस डायरेक्शन में स्विम करेगा मान लो, तो अगर इसकी स्विमिंग इस तरफ हो रही है, ये स्विम इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो पर्सन खुद को तो स्विम करने की डायरेक्शन में ऑब्जर्व करेगा। ये पर्सन अपने आप को स्विम करने की डायरेक्शन में देख रहा होगा। लेकिन वहीं पर अगर कोई पर्सन ग्राउंड पे खड़ा हो, मान ले वहीं पर अगर कोई पर्सन ग्राउंड के ऊपर खड़ा है और वो वहां से देख रहा है, तो उसकी नजर में ये स्विमर किधर जा रहा होगा? हम स्विमर को ए कह देते हैं और बाहर वाले पर्सन को बी कह देते हैं। तो जो बी वाला पर्सन है उसकी नजर में स्विमर की डायरेक्शन क्या है चलने की? सर एंगल तो होगी सर दोनों के बीच, इन दोनों का वेक्टर वेक्टर सम होगा सर दोनों। आप समझो बच्चा, आप स्विमर को, अच्छा कैसे बताओ, मान लो अनफॉर्चुनेटली स्विमर की डेथ हो जाती है, मान लीजिए मर गया पानी में, अब किधर जाएगा वो? सर फ्लो हाँ से, सर, फ्लो की सर तरफ यही जाएगा। पूछ रहा था सर, अगर कोई डेड बॉडी है और कोई बोट पे हाँ, तो- अगर बैठा वो डेड बॉडी को देख रहा है तो सर। तो डेड बॉडी फ्लोट नहीं करती है क्या? डेड बॉडी पानी के साथ फ्लो नहीं करती? हाँ सर, करेगी सर, पानी की वेलोसिटी। डेड बॉडी का मतलब क्या? पेपर बोट भी तो डेड बॉडी है, अपने आप नहीं चल सकती। कागज की बोट का कंसेप्ट ही तो है डेड बॉडी, और क्या है? तो ये पर्सन Yes, sir. अगर डेड होता तो ये पानी के साथ चलता, यस सर, लेकिन ये जिंदा है तो स्विम भी कर रहा यस है। सर। तो इसी को पीछे मैं समझा रहा हूँ यार आपको, इसी को समझा रहा हूँ कि अब आप क्या करो, इन दोनों का एक रिजल्टेंट ले आओ, इन दोनों का रिजल्टेंट बनाओ, और जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो हम कहेंगे इस पर्सन की एक्चुअल वेलोसिटी है। ये टोटल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी एक ही नाम है। मतलब कि जो ग्राउंड से देखेगा उसकी नजर में मोशन की ये डायरेक्शन होगी। ग्राउंड की नजर में पर्सन का मोशन जो है वो ग्रीन कलर वाली डायरेक्शन में है, लेकिन उस पर्सन को खुद अपनी नजर में क्या लग रहा है? अपनी नजर में उसको क्या लग रहा है? मतलब उसका कॉमन सेंस क्या कह रहा है कि मैं किधर जा रहा हूँ? सामने सीधा हाँ, स्ट्रेट जा रहा है तो सर। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं सीधा चल रहा हूँ, लेकिन ग्राउंड वाले आदमी को लग रहा है कि नहीं भाई वो सीधा नहीं जा रहा, वो तो तिरछा जा रहा है। यही रिवर बोट का बेसिक कंसेप्ट है। रिवर बोट का बेसिक कंसेप्ट यही है सर। जी। इसमें थीटा कैसे निकालेंगे? वो न्यूमेरिकल पार्ट अलग हो गया, वो कैसे निकलेगा बोलो, पहले आप थ्योरी तो समझो यार इसकी, हम न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे अभी। थ्योरी समझ गए सर। जी अभी नहीं बच्चा, अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत है। चलिए जी, मान लो पानी का फ्लो, एक चीज पूछनी थी सर। पूछ लो सर अगर वाटर स्टैगनेंट होगा और सर बॉडी डेड होगी तो सर वो डूब जाएगी। बिल्कुल, तब तो ना कैरियर चल रहा ना पर्सन चल रहा। ये तो वो बात हो गई कि ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, उसके अंदर आप जाके बैठ जाओ, तो कैरियर भी रेस्ट पर, आप भी रेस्ट पर, दोनों ही रेस्ट पे हो गए। ओके सर। चलिए मान लो फ्लो कर रहे हैं, और फ्लो अब आप क्या करो कि एक और पर्सन को लेके आओ और उस पर्सन से कहो तो एक और भाई साहब है इसी पानी के अंदर, ठीक है ना, तो वो भाई साहब पानी की डायरेक्शन में ही स्विम करते हैं, वो स्विम कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, और ये स्विम कर रहे हैं, इनकी स्विम करने की वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर की है, 4 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर रहे हैं, और पानी का फ्लो है मान लीजिए 3 किलोमीटर पर आवर पे। तो अब आप क्या कहोगे, उस स्विमर की टोटल वेलोसिटी कितनी है? 7 किलोमीटर पर आवर। क्या ये वही चीज नहीं हुई? देखो, क्या ये यही चीज नहीं हुई अभी जो हमने पीछे एग्जांपल लिया था ये वाला, कि ट्रेन चल रही है और ट्रेन के अंदर आप चल रहे हो। यस सर। आप ट्रेन की जगह ट्रेन को वाटर से कंपेयर कर लो, और ट्रेन के अंदर जो आदमी चल रहा है इसको स्विमर से कंपेयर कर लो, ये वही बात हो गई। तो क्या बोलेंगे इसको, बताओ कितना आंसर देंगे इस क्वेश्चन में, क्या आंसर देंगे? टोटल कितनी वेलोसिटी हुई इसकी? यहाँ पर टोटल वेलोसिटी बताओ, क्या लिखोगे? उस पर्सन की जो पानी की डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, ये टोटल कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है? 7 किलोमीटर पर आवर। बट ये किसके रिस्पेक्ट में, किसकी नजर में? ग्राउंड टू ग्राउंड। जी, और इसी को आप डाउन स्ट्रीम कहते हो। आप पढ़ते नहीं हो कि डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड हो जाते हैं, यही डाउन स्ट्रीम हुआ यस सर। जी। अगर कोई पर्सन इसी पानी में पानी के अपोजिट साइड स्विम करे, तो अगर एक पर्सन है लेकिन वो स्विम कर रहा है पानी के अपोजिट साइड पर, ठीक है, वो स्विम कर रहा है अपोजिट वाटर, और वो स्विम कर रहा है मान लो 5 किलोमीटर पर आवर से, तो अब बताओ इस पर्सन की वेलोसिटी क्या हुई? 2 2 किलोमीटर पर आवर। किधर की तरफ? किधर की तरफ? 2 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट। तो ये लेफ्ट साइड पे 2 किलोमीटर पर आवर है, किसके रिस्पेक्ट में?
ग्राउंड सर, ग्राउंड के रिस्पेक्ट। जी ग्राउंड। अब क्लियर हो गया आपको ये सब? यस सर। यस सर। एक और एग्जांपल हमने यहाँ लिया है, बट उसके पहले मैं और कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगा। ये इन क्वेश्चंस के पहले मैं और भी कुछ डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। तो क्योंकि ये कंसेप्ट बस कंसेप्ट समझना है, न्यूमेरिकल तो फिर होने ही लगेंगे ऑटोमेटिक। आप चलो बलून का एग्जांपल उठाते हैं, है ना, क्योंकि आप के नजर में ये बहुत सारे क्वेश्चन है, मेरी नजर में ये सब एक कंसेप्ट के ऊपर है। मान लीजिए हॉट एयर बलून की बात करते हैं, ठीक है जी, हॉट एयर बलून की बात करते हैं। आपको लोग आइडिया है कुछ ऐसे बलून्स होते हैं जिसमें आदमी लोग को बिठा करके ऊपर ले जाते हैं? यस सर। और जिनको ना आइडिया हो वो एक बार धमाल मूवी देख लें। ठीक है जी, लास्ट का सीन जो है, जब पैसे मिल जाते हैं उन लोगों को जी। तो क्या हॉट एयर बलून कैरियर नहीं है? यस बोलो। सर। है सर। यस कैरियर, सर। ठीक है। किसको कैरी कर रहे हैं? तो उसमें जो बैठे हैं सर वो। जो बैठे हैं जो उसमें उड़ रहे हैं। जी, जो उसमें उड़ रहे हैं। हाँ, तो मान लो इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इनमें क्या है कि कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। इस बलून की एक वेलोसिटी है वीबी, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, है ना, इन पर्सन्स के पास खाने पीने का सामान भी है। तो इन पर्सन्स के पास में हाथ में कॉइन है, इन सब के पास एक कॉइन है। तो आप बताओ कॉइन की वेलोसिटी क्या हुई? क्या कहें? अगर कोई आदमी जमीन से देखेगा तो उसके हिसाब से क्या हुआ? अगर हम ग्राउंड से देखें और इससे पूछें कि बताओ वेलोसिटी ऑफ कॉइन क्या है? वेलोसिटी जो ऑफ हॉट है सर हॉट एयर बलून की हॉट एयर वेलोसिटी है। बलून की तो उनकी वेलोसिटी velocity है होगी वही। वही होगी। वीबी है, यानी कॉइन की वेलोसिटी भी वीबी हुई। हुआ? यस सर। सेम कंसेप्ट। और दैट कॉइन इज बीइंग कैरिड बाय द बलून, बलून के अंदर रखा है आपने उसको। तो क्या होता है कि मान लो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद उनका कॉइन गिर गया, उनके हाथ से गिर गया और बाहर गिर गया। तो इफ कॉइन ड्रॉप्स एट सम हाइट, किसी हाइट पे जाकर के वो गिर गया, तो अब आप बताओ उसके बाद वो जमीन पर आएगा? यस सर। आएगा जमीन यस पे? सर। तो मान यस लीजिए, सर। मान लो जब वो कॉइन गिरा तो वो बलून किसी हाइट पे था, ठीक है। मान लेते हैं कि जब वो कॉइन गिरा तो ये बलून जो था वो सपोज करो 80 मीटर की हाइट पे था, मान लेते हैं ऐसे रैंडमली 80 मीटर की हाइट पे थी। और जो बलून की वेलोसिटी है वो कुछ मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड है। तो जो ग्राउंड पे खड़ा है उसकी नजर में क्या होगा? उसकी नजर में कॉइन के मोशन को क्या डिस्क्राइब करोगे? अगर कॉइन ड्रॉप हो गया किसी हाइट से, तो अब अगर आपसे कहा जाए कि मोशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किस तरीके का होगा, कैसा मोशन होगा, वो क्या डिस्क्राइब करोगे इसके बारे में? कि ग्राउंड से कितनी हाइट पे कॉइन गिरा था, कितनी हाइट पे? 80 मीटर 80 मीटर पे। 80 मीटर हाइट पे। और जब वो कॉइन गिरा तो उसमें क्या वेलोसिटी है? 5 मीटर तो पर सेकंड की होगी, 5 मीटर पर सेकंड। किधर की तरफ? अपवर्ड ऊपर की तरफ, -5 होगी। ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। समझ गए ना? हम क्यों इस कॉइन की वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं? बच्चा 1 मिनट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप में से कुछ लोग के घरों से आवाज आ रही है, तो आप अपने प्लीज उनको बोल दें कि वो शांत रहे। आप पढ़ते समय डिस्टर्बेंस ना करें, या तो अपने आप को म्यूट कर लें। आप लोग बार बार कह रहा हूं मैं क्यों कह रहा हूं कि इस कॉइन की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी? क्यों आप कंसिडर करते हो न्यूमेरिकल में इसको 5 मीटर पर सेकंड? क्योंकि हाँ, देख कौन रहा है? ग्राउंड से कोई ऑब्जर्वर है वो देख रहा है सर। तो जब हम ग्राउंड से देखेंगे तो हमारा कंसेप्ट ही यही है कि जिसने उसको कैरी किया है वो वेलोसिटी उसमें ऐड होती है। कॉइन का कैरियर था बलून, तो बलून की वेलोसिटी कॉइन में ऐड हो गई। ठीक है जी। तो अब इस कॉइन का मोशन कैसा होगा? क्या कॉइन सीधा नीचे आ जाएगा? थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आना शुरू हाँ, करेगा। तो ये कॉइन थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर कोई पूछे कि कितने टाइम बाद आएगा, ये कॉइन कितने टाइम बाद नीचे गिरेगा, तो हम मोशन की इक्वेशन लगाएंगे, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन लगा देंगे।
तो अब इसमें लेकिन हमने कहा था साइन कन्वेंशन फॉलो करना चाहिए आपको। साइन कन्वेंशन कैसे फॉलो करें? इनिशियल वेलोसिटी 5 है ऊपर की तरफ इनटू टी, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ है तो -12 10t²। और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ भाई? स्टार्टिंग पॉइंट के बाद अगर आप देखो और एंड पॉइंट देखो तो डिस्प्लेसमेंट नीचे 80 पॉजिटिव नेगेटिव होगा, 80 होगा। पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्योंकि अपने आप इनिशियल पॉइंट के नीचे आ गए, डाउनवर्ड आ गए, तो डाउनवर्ड साइड तो माइनस में मानते हैं ना, नीचे की तरफ नेगेटिव साइन, ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइन। अब इसको सॉल्व करेंगे, बात समझ में आई? सर ये सर सौरवीर का सर उसमें और एवरीवन पे सर उसमें चैट में सौरवीर का एक क्वेश्चन सर वो देख लीजिए। सौरवीर, अर्थ के मोशन को तो हम वैसे भी कंसिडर नहीं करते बच्चा, पूरे मैकेनिक्स में अर्थ के मोशन को कंसिडर नहीं करते हैं। वो एक अप्रोक्सीमेशन मान के चलिए कि मोशन ऑफ अर्थ हम पूरे कंसिडर ही नहीं करते, कभी नहीं करते। हाँ, तो आप ये कह सकते हो ना कि मोशन ऑफ अर्थ बहुत स्लो होता है जिस वजह से हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं। सौरवीर, क्लियर हो गया आपका डाउट? सौरवीर, आप अर्थ के मोशन को नेग्लेक्ट करके चल रहे हो, ये मान के चलिए। सर जी, आपने जो डायग्राम बनाया है उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर भी होगी थोड़ी सी 80 मीटर के। बेटा वो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। सर डिस्टेंस तो ऊपर वाली कंसीडर नहीं की जाएगी? नहीं, इस इक्वेशन में जो कैपिटल एस है ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट की अलग डेफिनेशन होती है। ये जो इक्वेशन है हमें डिस्टेंस थोड़ी देखते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। अच्छा सर ठीक। चलो और एग्जांपल लीजिए, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको समझना है। आज ना इस टॉपिक को पूरी तरीके से हम लोग बिल्कुल इसका चीरफाड़ करेंगे, क्योंकि ये इतना कंफ्यूजिंग टॉपिक है। मतलब लेकिन अगर आप इस लाइन को समझ जाओ, मैं बता रहा हूँ, कैरियर और कैरी करने वाला, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस लाइन को समझ जाते हो तो। और नहीं तो बच्चा फिर एक प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, मान लीजिए एक पर्सन ग्राउंड पे है और यहाँ से हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई एक प्लेटफॉर्म जैसी चीज है ना, जैसे हॉट एयर बलून था उसी की तरीके से एक प्लेटफॉर्म है जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। कोई एक प्लेटफॉर्म है वो ऊपर जा रहा है, और इस प्लेटफॉर्म में, ये जो प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ जा रहा है, इस प्लेटफॉर्म की अपनी एक वेलोसिटी भी है। इसकी ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी है, उसकी कुछ वैल्यू है, मान लेते हैं वीपी। अभी बाद में हम न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे देंगे। वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म वीपी है। और कोई पर्सन इस प्लेटफॉर्म पर भी है, एक पर्सन प्लेटफॉर्म पर है, उस पर्सन ने एक बॉल को पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस पर्सन को तो हम ग्राउंड वाले को ए नाम दे देते हैं और इसको बी नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म की हाइट है, मान लेते हैं कुछ 80 मीटर की। वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म अब हम मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। ये बताइए, अगर पर्सन बी उस बॉल को फेंके नहीं, ध्यान सुनना, कैरियर कौन हुआ इसमें में? इस समय कौन कैरियर है? तो प्लेटफॉर्म इस क्वेश्चन में कैरियर हुआ। किस चीज का कैरी हो रहा है? कैरियर ऑफ व्हाट? किसको कैरी करके ले जा रहा है वो? किसको उठा करके ले जा रहा है प्लेटफॉर्म? है जी बच्चा लोग, प्लेटफॉर्म किसको कैरी कर रहा है इस टाइम पर? मतलब कौन उस प्लेटफॉर्म के साथ साथ जा रहा है? तो बॉल एंड बी। बॉल एंड बी। बी। तो उनकी क्या वेलोसिटी होगी? अगर वो खुद कोई मोशन ना करे तो उनकी क्या वेलोसिटी है? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। समझ आया ना? ये सब क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट के ऊपर नहीं दिख रहे हैं आपको? ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो सब एक कंसेप्ट है, नहीं? कैरियर और ऑब्जेक्ट बीइंग कैरीड। so this ball is the object being carried। तो जब तक उस बॉल को हम फेंकते नहीं हैं, उसमें कोई मोशन क्रिएट नहीं करते हैं जब तक, तब तक तो उस बॉल की वेलोसिटी वही रहने वाली है जो कैरियर की वेलोसिटी है। लेकिन अगर हमने बॉल को फेंका, मान लो लेट्स से जो पर्सन बी है उसको किसी बात पर गुस्सा आया और गुस्से में उसने बॉल को फेंक दिया। पर्सन बी थ्रोज द बॉल in upward direction with a velocity which is let's say कुछ मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड की। तो अब बताइए, ग्राउंड वाले पर्सन के हिसाब से क्या वेलोसिटी दिखेंगे? ग्राउंड के हिसाब से उस बॉल को क्या वेलोसिटी मिली? 8।
लगा दो सेम कंसेप्ट कि कैरियर की वेलोसिटी और कैरियर के अंदर अगर उसने कुछ वेलोसिटी पकड़ ली, मतलब कैरियर के रिस्पेक्ट में, कैरियर के रिस्पेक्ट का मतलब एक पर्सन कैरियर के ऊपर है, उस पर्सन ने अगर बॉल को 3 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया तो इसकी वेलोसिटी हम 3 नहीं मानेंगे। मतलब ग्राउंड वाले की नजर में 3 नहीं है, ग्राउंड वाले की नजर में वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या मानी जाएगी? 8। जी, आप इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड मानेंगे। किस लॉजिक से? वेलोसिटी ऑफ कैरियर एंड ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ कैरियर और वो बॉल थ्रोन ऐड हो जाएंगे सर। हाँ, तो अब ये बॉल अगर मान लो ऊपर जा करके ऐसे और ऊपर जा करके फिर नीचे आएगी तो कितना टाइम लगेगा, और इसका टाइम कैलकुलेट करना हो कि कितने टाइम बाद ये बॉल नीचे आ जाएगी, तो फिर हम डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन लगा देंगे, फिर एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर कर देंगे। लेकिन उसमें यू कितना रखेंगे ये बताओ, कितना यू रखें उसमें? +8। 3 रखेंगे या 8 रखेंगे, ये क्वेश्चन है, क्योंकि ग्राउंड से देख रहे हैं हम उसको। +8। +8 सब +8 और एक्सेलरेशन की जगह पर ग्रेविटी की 10 वाली वैल्यू, और डिस्प्लेसमेंट कितना रखें? डिस्प्लेसमेंट 80। -80 -80 सर। साइन कन्वेंशन। समझ आ गया आपको ये चीज? बोलो भाई, समझ आया? यस सर। यस सर। चलो चलो जी, एक और क्वेश्चन फटाफट आज निपटाते हैं आज इनका। चलिए जी, एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पर। रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब फ्लड में, तो ठीक है, खूब सारा पानी आ चुका है, मतलब बाढ़ आ चुकी है कहीं पर। ठीक है, ठीक है जी, फ्लडेड है कोई एरिया, फ्लड आ चुका है, बाढ़ आ चुकी है, और उसमें कई सारे लोग डूब रहे हैं बेचारे। ठीक है ना? और तो इनका रेस्क्यू ऑपरेशन ये होता है कि हम लोग हेलीकॉप्टर लेकर के आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाते हैं कि आप एक हेलीकॉप्टर लाओ और हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट वगैरह जो होते हैं वो इनको गिराए जाते हैं। कभी देखा हो आपने न्यूज चैनल्स वगैरह में कि कोई हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर के अंदर फूड पैकेट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर फूड पैकेट है और वो फूड पैकेट गिरा दिए जाते हैं। कभी देखा है आपने न्यूज चैनल्स में, या वैसे कभी किसी कोई वीडियो देखी हो कि फूड पैकेट्स है और हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी VH है, हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी VH है। तो ये वो पर्सन है जिसको नीड है, मतलब इसको नीडी पर्सन कह सकते हैं, इसको जरूरत है फूड की, खाने की, इसका घर डूब गया, बर्बाद हो गया ये। तो ये बताइए हेलीकॉप्टर किसको कैरी कर रहा है यहाँ पर? फूड पैकेट्स। देखो फिर वही कंसेप्ट हो गया कि हेलीकॉप्टर आपका कैरियर है। किसका कैरियर है? फूड पैकेट बीइंग कैरीड है वो। तो फूड पैकेट की क्या वेलोसिटी हुई फिर? अगर हम उस फूड पैकेट को कुछ ना करें तो क्या वेलोसिटी कहेंगे उसकी? VH। तो अब अगर हम कह दें कि फूड पैकेट ड्रॉप कर दिया हमने, फूड पैकेट को गिरा दिया, फूड पैकेट ड्रॉप, तो फूड पैकेट का मोशन कैसा होगा? फूड पैकेट का मोशन कैसा होगा? ध्यान करो ना, ये देख रहा है जमीन पे, जो आदमी ग्राउंड पे है ये देख रहा है। अब आप पानी को ग्राउंड मान ले थोड़ी देर के लिए, पानी को ग्राउंड मान ले, फ्लड में ये वाटर स्टिल मान ले, वाटर फ्लो नहीं कर रहा है ऐसा मान लीजिए। तो इसकी नजर में उस बॉल के पास क्या VH वेलोसिटी नहीं है? अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी में कैरी करके ले जा रहे हो तो जो उस कैरियर की वेलोसिटी होती है वो उस ऑब्जेक्ट की भी वेलोसिटी हो जाती है। तो उस ऑब्जेक्ट की VH वेलोसिटी तो है ना, फूड पैकेट के पास VH वेलोसिटी है या नहीं है? यस सर। है। अब उसको आपने गिरा दिया, छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद किस टाइप का मोशन करेगा? अगर आप एयर में किसी को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे करके फेंको तो कैसा चलेगा वो? क्या वो सीधा नीचे आ जाएगा? प्रोजेक्टाइल करेगा ना ये तो, यानी ये फूड पैकेट प्रोजेक्टाइल मोशन करके इस आदमी के पास आएगा। क्यों प्रोजेक्टाइल करेगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ साथ ग्रेविटी भी तो है, तो ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड लेकर चली आएगी और VH की वजह से वो आगे चलेगा। यानी कुल मिलाकर के फूड पैकेट का एक प्रोजेक्टाइल पाथ हो गया, पैराबोलिक पाथ हो गया ये। बट ये प्रोजेक्टाइल मोशन किसके हिसाब से? प्रोजेक्टाइल मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में। वाटर, मतलब ग्राउंड कह लीजिए ना, पानी तो हमने आपको रियल सिचुएशन समझाने के लिए लिया, बट उसको आप ग्राउंड मान लीजिए कि विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हुआ वो। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर के अंदर से उसको देखा जाए तो सर, तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स दिखेगा वो। जी, हेलीकॉप्टर के अंदर से देखेंगे तो आपको फूड पैकेट बिल्कुल नीचे चलता हुआ दिखेगा। समझ आया कि क्यों होगा ऐसा?
ये यस बात सर समझ में आ रही है कि ऐसा क्यों होगा? नहीं आ रहा ना समझ में? सर सर क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल वाला एक और बार सर, वो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन वाला सर एक और बार। देखिए ये वाला नहीं समझ में आया, एक देखिए बार फिर से बता दीजिए। प्रोजेक्टाइल वाला तो ऐसे नहीं समझाएंगे। देखो प्रोजेक्टाइल वाला समझाने के लिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, पहले आप इस एग्जांपल पे आइए। प्रोजेक्टाइल मोशन अगर समझना चाहते हो तो आप मुझे इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखो कि अगर आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो, मान लो, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया हुआ है आपको, कि अगर आप मान लो किसी टावर पे खड़े हो और आप उस टावर पे खड़े होकर के एक बॉल को हॉरिजेंटल फेंक दो, है ना, उस बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंको, तो बॉल का मोशन बता दो कैसा होगा। ये तो कई बार कर चुके हैं ना आप, किसी भी बिल्डिंग से अगर एक बॉल को सीधा सीधा फेंक दो, सीधा, तो क्या वो सीधा चलेगी? हाँ सर, ग्राउंड की तरफ चली जाएगी। ग्राउंड की तरफ आएगी। हाँ तो इसमें प्रोजेक्टाइल होता है ना? यस यस सर। सर चलिए, इसमें किसी को डाउट नहीं? हाँ, तो अब जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो कुछ देर बाद ये बॉल यहाँ पर होगी, कुछ देर बाद बॉल यहाँ पर होगी, कुछ देर बाद बॉल यहाँ पर होगी। तो इस बॉल की हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी रहती है? याद करिए प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट। प्रोजेक्टाइल रहती है। 20 मीटर पर सेकंड सर 20 मीटर पर सेकेंड। जी, प्रोजेक्टाइल की हॉरिजेंटल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज ही नहीं करती क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होता, लेकिन ये करेगा प्रोजेक्टाइल। ये बात, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ तक आ रही बात समझ में? यस सर चलो अब मैं ना जल्दी से एक वो करके दिखाता हूँ आपको। चलिए मैं, तो हम जल्दी से एक ये एग्जांपल उठाते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो ये हमने मान लिया कि हेलीकॉप्टर वाला एग्जांपल दिया हमने, कि हेलीकॉप्टर का एग्जांपल उठाया कि हेलीकॉप्टर है, मान लो बॉक्स के फॉर्म में दिखाया है, एक्चुअल पिक्चर अब नहीं है मेरे पास, और उसके अंदर फूड पैकेट है, उस हेलीकॉप्टर के अंदर फूड का पैकेट, और इस हेलीकॉप्टर में एक VH वेलोसिटी है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ग्राउंड पे कुछ लोग खड़े हैं जिनको ये फूड चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से उनको ये फूड पैकेट दिए जा रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग जमीन पे खड़े हैं और उनको ये खाना चाहिए। तो इस पर्सन ऑन ग्राउंड के हिसाब से आप क्या कह सकते हो? पर्सन ऑन ग्राउंड के हिसाब से जब उस फूड पैकेट को हम गिरा देंगे, हेलीकॉप्टर से छोड़ देंगे, हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा दो उसको, तो नीचे गिरने के बाद उस फूड पैकेट के पास VH वेलोसिटी होगी, उसी लॉजिक से, क्योंकि फूड पैकेट was being carried, it was being carried by the helicopter। ये बात समझ में आई? एक एक स्टेप क्लियर हो पहले। ये बात समझ में आई कि इट वाज बीइंग कैरिड बाय द हेलीकॉप्टर, तो कैरियर की वेलोसिटी उसमें ऐड हो जाती है। बोलो भाई, ये बात समझ में आई? यस सर चलिए, सभी लोग बता दें यार, आप लोग क्यों मतलब थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स है Yes, फिर बाद yes, में मुझे दिक्कत नहीं, यस सर दिक्कत आपको होगी। अब मान लीजिए हेलीकॉप्टर H हाइट पे था, तो क्या ये सिचुएशन ऐसी नहीं होगा कि जैसे एक बॉल को फेंका गया है बिल्डिंग से, सेम सिचुएशन। तो कैसा मोशन करेगी ये? प्रोजेक्टाइल मोशन सर। जी, ये प्रोजेक्टाइल करके इस आदमी के पास आएगी। अब जब ये प्रोजेक्टाइल करेगी तो अलग अलग मोमेंट पर अगर आप स्नैपशॉट्स लो, पिक्चर्स खींचो, अलग अलग टाइम पर फोटो लो, तो अलग अलग टाइम पर ये बॉल अलग अलग जगह पे दिखेगी आपको, लेकिन हर समय इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी? इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी VH रहेगी। प्रोजेक्टाइल का बेसिक कंसेप्ट है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलती उसकी, और ऊपर हेलीकॉप्टर भी उसी वेलोसिटी से चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि हेलीकॉप्टर रुका हुआ है, तो वो हेलीकॉप्टर भी तो आगे आ जाएगा, हेलीकॉप्टर भी आगे आ जाएगा। तो जो हेलीकॉप्टर के अंदर पायलट होगा, उस पायलट के हिसाब से तो बॉल बिल्कुल उसके नीचे है। फिर वो हेलीकॉप्टर आगे बढ़ गया तो उस पायलट की नजर में बॉल नीचे है, तो पायलट की नजर में बॉल कैसा मोशन कर रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन जिसने फूड पैकेट रिसीव किया उससे पूछो कि बॉल का मोशन कैसा हुआ है? सर प्रोजेक्टाइल। हाँ, तो हेलीकॉप्टर के हिसाब से स्ट्रेट मोशन हो रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर भी आगे बढ़ रहा है, बॉल भी आगे बढ़ रही है, दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे हो। ये वही बात हो गई कि अगर दो आदमी अगल बगल चले, दो दोस्त हैं अगल बगल चले, ठीक, साथ साथ चल रहे हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी हो गई इनकी? जीरो। तो ये चीज नहीं हो गई, ये चीज नहीं हो गई। हेलीकॉप्टर भी VH से आगे बढ़ रहा है, बॉल भी VH से आगे बढ़ रही है, तो एक दूसरे के नजर में इनके पास कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बची? no, sir. हाँ, तो एक दूसरे के नजर में इनमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है नहीं, तो जब हॉरिजॉन्टल नहीं है तो पूछनी थी सर। बताइए। सर बॉल VH स्पीड से सर तभी मूव करेगी जब सर हेलीकॉप्टर उसी स्पीड से आगे फॉरवर्ड मूव करेगा। जी जी, हाँ, ओके सर।
VH मतलब हम हेलीकॉप्टर की स्पीड को मेंटेन कर रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। अगर कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है सर तो हेलीकॉप्टर आगे निकल जाएगा, बॉल पीछे रह जाएगी। अरे यार ये 2 पर्सन वाला एग्जांपल लो ना, 2 पर्सन अगल बगल चले और एक दूसरा वाला पर्सन पहले वाले से फास्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा? आगे निकल जाएगा। आगे निकल जाएगा तो सर। 2 आगे निकल गया तो 2 के रिस्पेक्ट में 1 किधर चला गया? पीछे। पीछे। हाँ, तो यही हेलीकॉप्टर बॉल का एग्जांपल उठाओ। सर ये सिंपलर वे में चलती कार से पैकेट फेंकने ऐसा नहीं है? सेम वही बात है, तो कार के अंदर पैकेट, वो भी तो कैरियर वाला ही हुआ। हाँ सर। मैं वही तो समझा रहा हूँ, हेलीकॉप्टर, कार, बलून, नाम तो बदल दो आप, नाम कुछ भी करो। समझ आई बात आपको? यस सर। तो अब क्या इक्वेशन लगाओगे? प्रोजेक्टाइल के थ्रू से कंसेप्ट लगा लेना, ये आर और एच वाला कंसेप्ट, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ क्या कैसे करोगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कह रहे थे कि कैसे होंगे, इनको आप ध्यान से देख लो, प्रोजेक्टाइल वाले कंसेप्ट्स। चलिए अब आगे आते हैं। ये एक रिवर बोट का प्रॉब्लम है, ठीक है जी, ये रिवर बोट की प्रॉब्लम है और इसमें कंसेप्ट थोड़ा दूसरा है, बट इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आइए जरा हेलीकॉप्टर वाले पे, विंड और एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम पे आइए। विंड एयरक्राफ्ट, तो इसमें क्या होता है, पहले तो आप हवा की बात करो, ठीक है ना, प्लेन छोड़ दो, क्या हवा कुछ कैरियर है? क्या विंड कैरियर होता है कि नहीं होता, ये बताइए। यस सर। सर इज विंड सर कैरियर? क्या हवा? किस केस हेलीकॉप्टर केस में सर? देखिए या एक बार बेस बताओ, केस में? एक बार बताओ, विंड ज्यादा भारी होती है कि हेलीकॉप्टर ज्यादा भारी होता है, ये बताओ। हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर सर। इस यूनिवर्स में जितना हवा है, इस यूनिवर्स में जितनी हवा है उसका मास कैलकुलेट करके बताओ। नहीं, विंड ज्यादा भारी हो जाएगी सर। विंड ज्यादा भारी हो जाएगी। तभी हम श्योर नहीं थे सर। तो कौन किसको कैरी करेगा? भारी चीज हल्के को कैरी करती है कि हल्की चीज भारी को कैरी करेगी? सर भारी चीज हल्की चीज भारी को carry करेगी। भारी चीज हल्के करेगी। तो बताओ, हवा हवा प्लेन को कैरी करेगी कि प्लेन हवा को कैरी करेगा? हवा प्लेन को हवा कैरी plane करेगी। अब बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ जी। हवा में कागज उड़ता हुआ नहीं देखते हो क्या? कोई कोई कागज हवा में उड़ता कभी नहीं देखा तुम लोगों ने? देखा है सर। आंधी सर तूफान देखा है। आंधी तूफान आ जाए तो घर की छत उड़ जाती है भाई, हवा। तो इसका मतलब हवा हवा जो है वो कैरियर है कि नहीं है? मानते हो इस बात को? यस सर। यस यस सर। सर। चलो जी, कितना सिंपल है देखो। तो इज विंड कैरियर? यस। तो फिर कैरियर वाली थ्योरी लगाओ ना, फिर कैरियर वाली थ्योरी लगा दो। इमेजिन करो कि ये प्लेन खराब हो गया हवा में, मान लो हल्का प्लेन है, बहुत हल्का प्लेन है, बहुत हल्का प्लेन, और ये प्लेन खराब हो गया, डेड प्लेन है, मान लो डेड प्लेन है, लेकिन हवा चल रही है, विंड चल रही है, मान लो ऊपर की तरफ। तो क्या ये विंड इस प्लेन को कैरी कर पाएगी? बहुत हल्का प्लेन है। यस सर। सर। किधर यस सर सर। करेगी किधर सर। किधर? तो ऊपर की तरफ थोड़ी देर करेगी, ऊपर फिर की से वो ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं, अभी ग्रेविटी छोड़ दो, आप ये बताओ, विंड इस प्लेन को कैरी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? मुझे ये सर कर लेगी। यस कर सर लेगी करेगी सर। किधर कैरी करेगी? सर जिस डायरेक्शन में सर ऊपरी साइड में सर, जिस डायरेक्शन में विंड चल रही भाई है। डायरेक्शन में विंड ब्लो करेगी। जिधर हवा चलेगी उधर ही जाएगा। पतंग उड़ाई कि नहीं उड़ाई कभी? यस सर। पतंग किधर उड़ाते हो? हवा की डायरेक्शन में उड़ाते हो कि उल्टी डायरेक्शन में? हवा की डायरेक्शन में। क्यों उड़ाते हो? क्योंकि हवा उस पतंग को कैरी कर लेती है। करती है? यस यस सर। यस सर। हाँ। तो फिर इसका मतलब क्या होगा? दिस प्लेन विल बी कैरीड बाय द विंड। समझ लो आप कंसेप्ट क्या है। यानी कि इस प्लेन में आप कह सकते हो कि इस प्लेन में ऊपर एक वेलोसिटी है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं दैट प्लेन एयरक्राफ्ट विल बी कैरीड बाय द प्लेन, एयरक्राफ्ट कैरीड बाय विंड। सर एक डाउट था सर। जी। सर मतलब इससे रिलेटेड नहीं, बट ये प्लेन से रिलेटेड सर, हमारे फिजिक्स के सर थे सर, उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी प्लेन खराब या मतलब कुछ भी उसमें फॉल्ट हो जाता है तो वो 100 किलोमीटर तक ग्लाइड करता है, मतलब ये ऐसा उसमें होता है। बेटा वो तो अलग ये पार्ट सर है, नहीं वो इससे रिलेटेड नहीं, बिल्कुल नहीं है। ग्लाइडिंग का कंसेप्ट अलग है। ग्लाइडिंग को हम इस थ्योरी से नहीं समझा सकते, बिल्कुल नहीं समझा सकते, वो झूठ बोलने वाली बात हो जाएगी, है ना। अभी 2 मिनट रुको। अच्छा मान लो ये प्लेन चलता हवा में,
ये प्लेन हवा में चलता, सुनिएगा, तो एयरक्राफ्ट, मैं फिर से समझा रहा हूँ, एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बीइंग कैरीड है, ऑब्जेक्ट बीइंग कैरीड, कौन कैरी कर रहा है उसको, ऑब्जेक्ट बीइंग कैरीड बाय कौन, कौन उसको कैरी कर रहा है, विंड। विंड Wind. तो लगाओ थ्योरी कि अगर अगर ये प्लेन भी चल रहा हो, मान लो अगर ये प्लेन चले, सही हो जाए प्लेन, और प्लेन का जो पायलट है वो इस एयरक्राफ्ट का पायलट उसको किसी डायरेक्शन में लेके जाए, मान लो इस डायरेक्शन में, तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में वो पायलट मूव कर रहा है, डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द पायलट, और ये वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं वीपी है, तो एक्चुअल में उस प्लेन की क्या वेलोसिटी बन जाएगी, ये वो केस होगा, सुनो, ऑब्जेक्ट बीइंग कैरीड बाय द विंड, तो विंड कैरियर है, कैरियर भी मोशन में है, और जिस ऑब्जेक्ट को आप कैरी कर रहे हो वो भी मोशन में आ गया, जिस ऑब्जेक्ट को कैरी कर रहे हो वो भी मोशन में आया। क्या थ्योरी लगाएंगे, फर्स्ट पेज की थ्योरी रिकॉल करिए। अगर सर इन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे सर, का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, वेक्टर सम कर दीजिए इसका, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा जी, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो पहले हम थ्योरी आपको समझा दे रहे हैं पूरी तरीके से, इसका मतलब क्या कहेंगे कि इन दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कहीं चला जाएगा, तो जहां पर बीच में रिजल्टेंट जाएगा ये आप कह देना कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब ना, अब थ्योरी मेरी पूरी हो गई, मतलब आपको मैंने बहुत सारी थ्योरी बता दी, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इनको हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज करेंगे अब। तो जरा देखो, 2-4 न्यूमेरिकल करके बस इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले ना आप इस प्लेन वाले को एग्जांपल उठाओ, प्लेन का एग्जांपल फिर से उठाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह बना देते हैं तो आपको अच्छे फीलिंग आएगी कि मान लीजिए आपका प्लेन टेक ऑफ करता है, ठीक है, किसी एक सिटी से, और आप लैंड करते हो किसी दूसरी सिटी में, ठीक है। तो मान लीजिए आप कानपुर एयरपोर्ट से चले, ठीक है, कानपुर एयरपोर्ट के रनवे से आपका प्लेन टेक ऑफ हुआ, और आपको जाना कहाँ पर है, मान लेते हैं आपको यहाँ पर दिल्ली में जाना है, सपोज करो आपको दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाना है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है जी। अब पायलट और हवा बहुत तेज चल रही है, हवा चल रही है इस केस में, मान लेते हैं कि कानपुर से दिल्ली तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, कानपुर टू दिल्ली, अभी इस प्लेन को किनारे करूं, कानपुर टू दिल्ली तक की जो डिस्टेंस है वो कुछ होगी, ठीक है, ये मान लेते हैं। लगभग कितनी है कानपुर टू दिल्ली की डिस्टेंस, अगर आप आइडिया लगाओ तो ये लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है, चलो 400 किलोमीटर एयर से, ठीक है। ये बताइए, इसमें विंड भी चल रही है, विंड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, बहुत तेज हवा चल रही है, छोटी मोटी हवा नहीं, मतलब विंड चल रही है ऊपर की तरफ, और विंड की वेलोसिटी है कुछ 40 किलोमीटर पर आवर की, तूफान है मतलब। आप में से कुछ लोग आप में से कुछ लोग कभी फ्लाइट में गए हो, कभी भी, कुछ लोग? यस सर। कभी बाहर का मौसम खराब होता है, हवा चलती है तो टर्बुलेंस वगैरह होती है? हाँ सर। यस सर। तो क्या हुआ, इसका मतलब हवा ने प्लेन को डिस्टर्ब नहीं किया? किया है। यस सर। फिर क्यों खराब मौसम होने पर फ्लाइट्स कैंसिल कर दी जाती हैं? आंधी बिकॉज़ आंधी फ्लाइट अच्छा ना हो जाए। आंधी तूफान, अभी उड़ीसा में अम्फान आया था, अम्फान, सारे एयरपोर्ट शट डाउन कर दिए गए थे, क्यों? क्योंकि सर हवा, ताकि विंड कैरी कर सकती है उसको सर, हाँ, और पता प्लेन चला डिस्ट्रॉय नहीं, पता चला आपका हवा जो है वो आपके विंड को कैरी करके पाकिस्तान ले गई, आप जिस जगह जाना चाहते तो उस कंट्री बदल गई आपकी। कितना इस तरीके से क्यों नहीं सोचते हो आप क्वेश्चंस को? इसका मतलब क्या होगा, अब ये जो पायलट है वो किस तरफ लेके जाएगा आपको, ध्यान रखना, दिल्ली का एयरपोर्ट है तो दिल्ली एयरपोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हुआ या विथ रिस्पेक्ट टू एयर हुआ? एयरपोर्ट ग्राउंड पे होता है कि एयर में होता है? मतलब ये ग्राउंड में सर, ग्राउंड पे। हाँ, तो अब बताइए, ये जो पायलट है वो, अच्छा एक बात बताओ बच्चा, ये नॉइज हो रहा है किसी साइड, एयरक्राफ्ट की जो स्पीड होती है ना, एयरक्राफ्ट की स्पीड, ये एयरक्राफ्ट के डिजाइन पे डिपेंड करती है। अभी जो इंडिया ने राफेल खरीदा, उसकी क्या स्पीड है? 2000 के आसपास है, 2000, 2,500, 2500। और जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं, वो जो आप चलते हो, एयर इंडिया और ये इंडिगो और ये सब जो होते हैं, इनकी फ्लाइट 1000, इनकी मान लो 500 किलोमीटर पर आवर की होती है, बहुत ज्यादा चलेंगे तो
इससे ज्यादा नहीं चल सकते ये, है ना। वो डिपेंड करता है बड़ा वाला प्लेन है कि छोटा वाला प्लेन है। हाँ सर। अच्छा, अब बताओ कि 500 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है, इससे ज्यादा वो चल ही नहीं सकता, उसके पास इंजन ही नहीं है ऐसा। तो अब बताइए पायलट उस प्लेन को किस डायरेक्शन में लेके चलेगा? पायलट क्या पायलट उस प्लेन को डायरेक्ट दिल्ली की तरफ कर दे? क्या फ्लाइट को डायरेक्ट इस लाइन पे लेके चले? क्या विंड की एक एंगल बियरिंग सेट करनी पड़ती है ताकि रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में आए। हाँ, क्या ये पायलट, अगर ये पढ़ा लिखा पायलट है, तो क्या ये इसको डायरेक्टली दिल्ली की तरफ फ्लाइट टेक ऑफ करेगा? क्या आप इस डायरेक्शन में टेक ऑफ करोगे? नो सर, नो सर, नो सर, डायरेक्ट तो नहीं। क्या हो जाएगा? क्या प्रॉब्लम आएगी अगर उधर टेक ऑफ कर दे तो? सब विंड सर हम का लोग problem दिल्ली है, wind- दिल्ली पहुंचने थोड़ा आगे पहुंच दिल्ली- जाएंगे। कहीं और आप- पहुंच जाएंगे सर, आप दिल्ली उसके के अमृतसर आगे- पहुंच जाएंगे। जी, उसके आगे निकल जाओ, क्योंकि हवा भी तो कैरी कर रही है। इसका मतलब क्या होता है ना, जिस एयरपोर्ट पर आपको जाना है, एक्चुअल में होता क्या है कि जिस एयरपोर्ट पे आपको जाना है, आप अपनी प्लेन उस तरफ लेके नहीं जाते हो। अपनी प्लेन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में लेते हैं। समझिएगा इस चीज को। की डायरेक्शन अगर पायलट पढ़ा लिखा होगा तो वो प्लेन को किसी और डायरेक्शन में ले जाएगा। मतलब वो क्या करेगा, वो इस प्लेन को एक वेलोसिटी देगा इस तरफ, उस एयरपोर्ट से नीचे की तरफ। तो ये कहलाएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, वेलोसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट इन द विंड। क्योंकि इस पायलट को पता है, इस पायलट ने फिजिक्स पढ़ी हुई है, तो इस पायलट को एक बात ये पता है, ये वाली बात, इसको ये थ्योरी पता है कि जो मेरी टोटल वेलोसिटी बनने वाली है, उसको ये पता है कि टोटल वेलोसिटी जो होगी वो ऑब्जेक्ट बीइंग कैरीड is the vector sum of velocity of carrier. Velocity of carrier मतलब velocity of a wind and the velocity of object being carried. तो कौन सा ऑब्जेक्ट being carried है? तो aircraft is being carried by wind. तो उसको ये लाइन पता थी, उसको जब ये लाइन पता थी तो उसने उसी हिसाब से अपना इंटेलिजेंस अप्लाई किया। उसने इंटेलिजेंस अप्लाई किया, उसको उसका कहना था यार कि दो वेलोसिटी को ऐड करना है। एक तो ये वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इन द विंड जो कि 500 किलोमीटर पर आवर की है, और उसको पता है कि इसके अंदर विंड की वेलोसिटी ऐड होगी, और उसको ट्रायंगल लॉ भी पता है। उसको ट्रायंगल लॉ पता है कि वेलोसिटी कैसे ऐड की जाती है। तो उसने क्या किया, विंड की वेलोसिटी ट्रायंगल लॉ से ऐड करी। ट्रायंगल लॉ से दो वेक्टर को आप किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हो, कंपोनेंट मेथड से भी कर सकते हो, ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हो। तो विंड की वेलोसिटी ऐड कर दी, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर ऐड कर दिया आपने। दो वेक्टर ऐड हो गए, और जब ये दो वेक्टर ऐड हो गए तो रिजल्टेंट हमारा किस तरफ आ गया? रिजल्टेंट आपका दिल्ली की तरफ आ गया। ये इसकी टोटल वेलोसिटी आ गई टुवर्ड्स दिल्ली। इसका मतलब क्या होगा, जो दिल्ली एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स हैं उनकी नजर में फ्लाइट किस डायरेक्शन में चल रही है? एयरपोर्ट पे जो खड़े हैं, जमीन पे जो खड़े हैं, उनकी नजर में फ्लाइट किस तरफ आ रही है? टुवर्ड्स दिल्ली जा रही है या किसी और? जी सर किसी और डायरेक्शन में। किसी और डायरेक्शन में। अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम? टुवर्ड्स टुवर्ड्स दिल्ली एयरपोर्ट ही होगी सर, एयरपोर्ट पे खड़े होकर एयरपोर्ट की तरफ। यस सर, यस एयरपोर्ट की तरफ होगी। किसी और तरफ होगी तो वो किस फ्लाइट में बैठेंगे भाई? क्योंकि उस समय तक विंड ऐड हो गई। जी, तो इसको हम कह रहे हैं कि ये मोशन जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये बात समझो यार कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो आप दिल्ली की तरफ जाओगे ना, क्योंकि अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप दिल्ली की तरफ नहीं गए तो आप किसके रनवे पे जाके उतरोगे? रनवे तो ग्राउंड पे ही है। सर वैसे अगर विंड की स्पीड चेंज होती रही होगी, मतलब हाँ, तो पायलट अपना डायरेक्शन बदलता रहता है। तभी तो पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है भाई कि आपको हवा में कैसे चलाना है। सर इसमें एंगल कैसे पता करेंगे? वो सब बता रहे हैं अभी, वो सब बता रहे हैं। ये आपको पहले इतना थ्योरी पोर्शन देखो यार, समझ आया कि नहीं आया? यस ये जो ब्लू कलर से है ना, ये पायलट कह रहा है, ये पायलट मूविंग इन एयर है। मतलब पायलट हवा में तो प्लेन को किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहा है, क्योंकि उसको पता है भाई कि मैं हवा में किसी और डायरेक्शन में चलूंगा तो विंड मुझे कैरी करके दिल्ली की तरफ ले जाएगी। उसको खुद दिल्ली की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि उसको पता है कि मैं थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में चलूंगा, विंड मुझे अपने साथ कैरी करके दिल्ली की तरफ पहुंचा देगी, शिफ्ट कर देगी उधर। अब आते हैं कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसे होंगी। तो मान लेते हैं कि जो दिल्ली वाला पोर्शन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई एंगल बना रहा है।
मान लो, ये सब तो आपको देना पड़ेगा ना न्यूमेरिकल करने के लिए, तो मान लेते हैं कि ये टोटल एंगल जो है सिंप्लिसिटी के लिए 60 डिग्री का एंगल है, मान लिया अपने हिसाब से 60 डिग्री एंगल है। और जो पायलट है वो मान लेते हैं कि थीटा एंगल पे चला, जो पायलट है वो थीटा एंगल पे चला, ये एंगल थीटा मान लें, ये एंगल। थोड़ा डायग्राम पे फोकस करना, क्योंकि अब बहुत कुछ लिख दिया गया है, तो आप डायग्राम पर फोकस करिए। मैं इस एंगल को थीटा मान रहा हूँ। तो मैं अलग डायग्राम दिखाऊं ना, तो अलग डायग्राम कुछ ये है। अगर आप सेपरेट डायग्राम चाहते हो तो सेपरेट डायग्राम में ये एक वेलोसिटी है जो पायलट की है, पायलट मतलब प्लेन की, और ये वेलोसिटी विंड की है, और ये डायरेक्शन आपका रिजल्टेंट का है। मैंने अलग डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दिया आपको। इसमें ये जो वेलोसिटी है जो प्लेन वाली है ये 500 किलोमीटर पर आवर की है, ये वेलोसिटी 500 किलोमीटर पर आवर है, यूनिट नहीं लिख रहे हैं यार। और विंड वाली वेलोसिटी 40 है किलोमीटर पर आवर, अपने आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये उस प्लेन की टोटल वेलोसिटी है, यानी इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्लेन ऑब्लिक जी। क्या मतलब होता है इसका जानते हो? इस सिंबल का क्या मतलब होता है? वीपी ऑब्लिक जी, ये वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इस 500 को हम कहते हैं वीपी ऑब्लिक ए। इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर। और वो जो 40 है उसको हम कहते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ विंड है। सिंबल्स। तो मैंने इस एंगल को थीटा माना हुआ है, इस एंगल को थीटा माना है, जबकि ये टोटल एंगल मतलब जो ग्राउंड की तरफ डायरेक्शन है, ये टोटल एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, ये टोटल एंगल। तो थीटा कैसे निकालेंगे? देखो थीटा कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर कुछ नाम दे देता हूँ, ए बी सी। आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि एंगल ए बी सी कितना होगा? 30। एंगल ए बी सी, ध्यान से देखो, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन 30 होगा सर। 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री। अब ना बच्चा एक मैथ का कंसेप्ट है, अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अगर ट्रायंगल्स वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, तो मैथ में ट्रायंगल्स में एक रूल होता है यार। जो ट्रायंगल्स होते हैं ना उनमें एक साइन रूल होता है। अब आपको पता नहीं, आइडिया है कि नहीं है, जानते हो वो क्या कहता है? साइन रूल क्या कहता है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई ट्रायंगल आपके पास मान लो ABC है, तो अगर आप इसके किसी एक एंगल का साइन निकालते हो, मान लो साइन ऑफ एंगल ए, तो उसको डिवाइड करो एंगल ए के सामने वाली साइड यानी कि BC से, और साइन ऑफ सम अदर एंगल बी ले लो और उसको डिवाइड करो एंगल बी के सामने वाली साइड से यानी AC से। तो साइन रूल ये कहता है कि ये दोनों वैल्यू बराबर आती है। इसको साइन रूल कहा जाता है ट्रायंगल्स में। अभी आपने मैथ में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे नहीं आइडिया, बट मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा होगा अभी, क्योंकि ये वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट से ही होता है। कैसे भी करो मतलब ये होगा। तो मैंने वेक्टर्स में देखो, तो मैं इसको कैसे फॉलो करने जा रहा हूँ, सुनो। मैं इसको यहाँ पर यूज करूंगा क्योंकि मेरा फिजिक्स वाला पोर्शन हो चुका, अब मैथ वाला पोर्शन चल रहा है। ये एंगल 30 डिग्री हुआ, तो मैं इसको कैसे फॉलो करने जा रहा हूँ? मैं साइन रूल को इस यहाँ पर कैसे इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, सुनिएगा। साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने कौन सा वेक्टर है भाई? इस 30 डिग्री एंगल के सामने कौन सा वेक्टर आ रहा है? AC उसकी क्या वैल्यू है? 500 इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा के सामने कौन सा वेक्टर है? एंगल थीटा के सामने कौन सा वेक्टर है? BC एंगल थीटा के सामने कितना है? वो 40, तो डिवाइडेड बाय 40। यहां से आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी, यहां से थीटा की वैल्यू मिलेगी, कितना होगा ये? 400 ठीक है ना। अब साइन 30 1/2 होता है। अच्छा, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये नॉर्मल डेटा नहीं है, तो जल्दी से आंसर Yes, आएगा sir. नहीं। आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो एक्चुअली साइन थीटा में ये 0 0 कैंसिल और साइन 30 1/2 रख देंगे, तो ये 2 और 2/25 मतलब 1/25 आ रहा है शायद मेरे ख्याल से। 25 ये है ना 1/25। थोड़ा बोलो बच्चा, इतना ही आ रहा है? यही आ रहा है सर, यही तो आप में से किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है इस टाइम? 0.29 आ रहा है। 2.29 degrees 2.29 मतलब 2.3 डिग्री है ना लगभग। यानी कि वो दिल्ली की तरफ जो डायरेक्शन है उससे 3 डिग्री नीचे चलेगा, 3 डिग्री नीचे आएगा। 3 डिग्री इसलिए क्योंकि 3 डिग्री विंड की वजह से कवर हो जाएगा। 2.3 डिग्री नीचे आएगा। आ रही बात समझ में? Yes sir. जी।
बस दो एग्जाम। अब ये तो एयरक्राफ्ट और विंड का हो गया। अब आप जल्दी से इसी कंसेप्ट पर रिवर बोट देख लो, बस समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, इसका कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं मिलने वाला आपको। आपको रेडीमेड फॉर्मूला कुछ नहीं मिलेगा, आपको हर बार आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। रेडीमेड फॉर्मूला नहीं आएगा इसमें कोई। अगर आप ये सोचोगे कि कोई बना बनाया फॉर्मूला हमको दे दो, तो सॉरी बच्चा लोग, हम नहीं दे पाएंगे उसमें। हम फॉर्मूला नहीं दे सकते आपको, है नहीं ना। अगर होता तो मैं दे देता आपको कि ये फॉर्मूला याद कर लो। इसको समझना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो क्योंकि क्या होता है कि आप लोग को फॉर्मूले वाली पढ़ाई की आदत होती है क्लास 10 तक। तो क्लास 10 तक आपकी हैबिट पड़ी होती है कि फॉर्मूला हुआ और न्यूमेरिकल आया और उसके अंदर वैल्यू पुट करी और आपका आंसर आ गया। तो आप उसी उम्मीद में यहाँ भी बैठते हो कि यार हमको यहाँ भी फॉर्मूला मिलेगा, और उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं आपकी। तो चलिए, इसके अंदर ये रिवर का फ्लो राइट साइड डायरेक्शन में है ना। और मान लेते हैं कि ये कुछ वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर, तो 3 किलोमीटर पर आवर से पानी फ्लो कर रहा है, वाटर। अब ये आपका रिवर का बैंक है, ठीक है, रिवर का बैंक है, ये भी रिवर का बैंक, मतलब उसका किनारा। और हम डायरेक्शन से स्पेसिफाई कर दे रहे हैं यहाँ पर आपको, पहले ही डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दे। ये जो डायरेक्शंस हैं, आप थोड़ा सा तिरछा हो गया बट ठीक है। राइट साइड ईस्ट डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, तो वेस्ट और साउथ अपने आप देख सकते हो, है ना। अब आप क्या करते हो, मतलब ये ग्राउंड वाला पोर्शन है पानी, और उसके बाद ये ग्राउंड, इधर भी ग्राउंड है, इधर भी ग्राउंड है। आप क्या हुआ, आप एक बोट में बैठे, ठीक है जी, आप एक बोट में गए और आपको ये पता है कि आपको सामने, मतलब आप बिल्कुल सामने एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, पी ऑन ग्राउंड है, और आपको उस पॉइंट पे जाना है, उस पॉइंट पर पहुंचना है। मतलब जो पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड है, ये आपका डेस्टिनेशन है, आप पॉइंट पी तक जाना चाहते हो। तो ये बताइए, आप बोट को कौन सी डायरेक्शन में रो करोगे? क्वेश्चन पूछते हैं। सर नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ सर। वेस्ट। एक और बताए, जैसे प्लेन की स्पीड होती है ना, प्लेन की स्पीड होती है, वैसे ही बोट की भी स्पीड होती है। बोट की भी अपनी अपनी स्पीड होती है। तो मान लेते हैं कि इस बोट की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की है, मान लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इन विच डायरेक्शन, ध्यान से सुनना, इन विच डायरेक्शन, क्या था उसका नाम, ये नाविक, यस सर नाविक केवट। अब उसको अंग्रेजी में क्या बोलते पता नहीं। इन विच डायरेक्शन सर केवट होता है। सेलर कहते हाँ सेलर कह दो, मस्ट रो द बोट। ये पायलट वाली स्टोरी है भैया। पायलट बनना और नाविक बनना आसान काम नहीं है, समझ लो। इनको हमसे ज्यादा फिजिक्स आती है। तो ये बताइए, वो बोट आपको किधर लेके चलेगा, जबकि उसको पता है कि पानी उसको जो है अपने साथ कैरी कर रही है। पानी कैरियर है, वाटर कैरियर है यहाँ पर, इसका ध्यान रखना। तो अगर ये बोट कागज की बोट होती, कागज की बोट होती, मान लो कागज वाली बोट होती, तो भी ये पानी के साथ चलती कि नहीं चलती? इधर बोलो, यस यस सर। सर। कितनी वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से? 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको पता है कि आप आगे जा रहे हो। तो अब क्या हम बिल्कुल उस पॉइंट पी की तरफ चलें? अगर हम पॉइंट पी की तरफ चलेंगे तो क्या पी पर पहुंच पाएंगे? नो सर। कहाँ पहुंच जाओगे? पानी कैरी करके कहाँ ले जाएगी तुम्हें? सर थोड़ा आगे दूर ले आगे जाएगी सर। दूर ले आगे जाएगी, ले P जाएगी point के से साथ। आगे। तो फिर हम कहाँ चलें, किधर चलें? सर सर नॉर्थ नॉर्थ सर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट सर की- नॉर्थ वेस्ट के बीच में सर कहीं यानी होगी। कुछ हाँ इस कुछ ऐसा एग्जैक्टली Yes, sir. नॉर्थ ईस्ट तो मतलब कुछ पीछे की तरफ चलेंगे ना यार। यस सर। बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको ये, यस सर। यस सर। कि वो जो 5 किलोमीटर पर आवर से आप रो कर रहे हो, ये वही बात है जो पायलट वाली बात है, कि नाविक आपको इस डायरेक्शन में ले जाएगा, नाविक इस डायरेक्शन में ले जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं इधर चलूंगा तो पानी मुझे आगे की तरफ कैरी कर लेगी। और थ्योरी क्या कहती है, वो जो पॉइंट पी ऑन ग्राउंड है, वो बेसिकली आपका लैंडिंग एयरपोर्ट है। पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड को लैंडिंग एयरपोर्ट की तरीके से मानो। तो आप इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट आना चाहिए, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब फिर कहोगे कहीं पर ट्रायंगल लॉ यूज कर रहे हैं, कहीं पर कोई लॉ यूज कर रहे हैं, तो भाई इसके लिए मेरी मजबूरी है, क्योंकि वेक्टर को ऐड करने के कई सारे लॉज हैं। तो यहां पर हम पैरेललोग्राम लॉ यूज कर रहे हैं। इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो उसी पॉइंट की तरफ होना चाहिए जहां पर आपको पहुंचना है। तो मुझे कहां पहुंचना है? पॉइंट पी पर। तो मेरे का जो रिजल्टेंट, मेरे की जो टोटल वेलोसिटी होगी, वो हमेशा पॉइंट पी की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि पॉइंट पी पे ही मुझे लैंड करना है जा करके।
आई बात समझ में ये चीज? यस सर। तो अब हम, हाँ, तो अब हमने जो हमने बोट को जो रो किया है वो मान लो थीटा एंगल पीछे किया, तो अब ये थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है, ये ध्यान देना, ये वेलोसिटी ऑफ बोट है। किसके रिस्पेक्ट में है? जो ब्लैक कलर से एरो बना है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये। तो अब आप ये हो गया, थ्योरी हो गई, थ्योरी कंप्लीट हो गई मेरी। अब आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आंसर कैसे लाएंगे, एंगल थीटा कैसे कैलकुलेट करें हम यहाँ पर। तो बताता हूँ आपको एंगल थीटा कैसे कैलकुलेट करना है। देखो कुछ नाम दे देते हैं, तब आप मुझसे कनेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। मैं यहाँ पर ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देते हैं और इसको सी नाम दे देते हैं। जो ट्रायंगल एबीसी आप देख रहे हो ना, ट्रायंगल एबीसी, उसमें बीसी की वैल्यू क्या होगी, मतलब पैरेललोग्राम बना हुआ है ये, तो बीसी किसके पैरेलल है? ये जो लाइन बीसी है ये किसके पैरेलल है? बीसी की वैल्यू 3 सर वेलोसिटी मतलब 3 किलोमीटर पर आवर के पैरेलल है ना वो, सर वेलोसिटी ऑफ व्हाट, मतलब 3 हो गया ना, 3। यस Yes, सर sir. यस सर। हाँ, और ए बी कितना है? सो 5 5 है। 5 और एंगल सी कितना है? 90 डिग्री। जी। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओ, बताओ साइन थीटा क्या बनेगा यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से साइन थीटा की वैल्यू? 3/5 तो थीटा कितना होता है? 37 डिग्रीज। 37। आगे आंसर कि 37 डिग्री पीछे की तरफ जाएंगे, मतलब नॉर्थ वाली साइड से 37 डिग्री वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से 37 डिग्री वेस्ट की तरफ जब वो बोट पानी में चलेगी तो पानी उसको कैरी करके पॉइंट पी पर पहुंचा देगी। अब फिर ये पूछते हैं कि टाइम कितना लगेगा उसको, टाइम टू क्रॉस कितना लगेगा, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, कितने टाइम में ये क्रॉस कर जाएगी। तो ये बताओ पाइथागोरस थ्योरम से एसी कितना आएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ए बी 5 है, ए बी 5 है, ये जो ए बी है ये 5 है, और ये जो बी सी है ये 3 है, ये 3 और ये 5, तो ये 4। हाँ 4। और एसी मतलब क्या? एसी मतलब उसकी वेलोसिटी, एसी मतलब वेलोसिटी है वो। और मान लेते हैं कि जो रिवर की विड्थ है, ये भी मान लेते हैं कि जो रिवर है उसकी कुछ विड्थ है, ठीक है जी। सपोज करते हैं कि जो रिवर है उसकी विड्थ 1000 मीटर की है, 1000 मीटर की विड्थ है इसकी। तो इस बोट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया? सर 1000 मीटर। 1000 कितनी स्पीड से? 1000 मीटर आपने कितनी स्पीड से कवर किया है बताइए? 4 मीटर पर सेकंड। 4 हाँ समझ गए ना, 4 कहाँ से आ रहा है? 4 मीटर पर सेकंड नहीं है यार, 4 किलोमीटर पर आ रहा है। किलोमीटर पर आ रहा है। हाँ, तो वो 1000 मीटर को 1 किलोमीटर कर दीजिए। यस सर। ये 4 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। 5 किलोमीटर पर आवर किसकी रिस्पेक्ट? 5 तो पानी के अंदर जो बोट चल रही है वो स्पीड है, वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर कही जाती है। ये जो 5 है ना, ये आप कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि पानी के अंदर जब आप चलेंगे। एक बार फिर समझा देता हूँ तुम्हें। अच्छा ये वही बात हुई कि जब हम ट्रेन के अंदर चलते हैं तो हम ट्रेन के रिस्पेक्ट में होते हैं, तो बोट पानी में चल रही है तो वो पानी के रिस्पेक्ट में हुई। देखो बच्चा, मैं फिर समझा दूं तुम्हें, सर समझ गया वो। क्लियर हो गया आपका आंसर? ठीक है, तो अब टाइम बताओ कितना लगेगा क्रॉस करने में इसको? 25 मिनट्स। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये 1/4 आ गया, मतलब 25 नहीं हुआ यार, 60 मिनट होते हैं भाई। सर 15 मिनट्स। हाँ 100 नहीं होता, 15 मिनट लगे आपको। चलिए इसमें बताइएगा जरा, ठीक है। तो पानी, जल्दी पानी भर दें इसमें पहले जी। तो लास्ट एग्जांपल है बच्चा के, है ना। अब इसके बाद तो फिर से पानी की वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये रिवर की विड्थ
1 किलोमीटर की है, 1 किलोमीटर वाइड है। ठीक है जी। और अब की बार लेकिन क्वेश्चन अलग है, ठीक है। अब की बार आपका क्वेश्चन क्या है कि इधर भी ग्राउंड और इधर भी ग्राउंड। अब आप पॉइंट ए पर अपनी बोट को लेके गए, ठीक है, कहीं से अपनी बोट स्टार्ट की, मान लो ये पॉइंट ए था, यहाँ पर आप बोट में बैठ गए जा करके, और अब आप ये चाहते हो कि हम इस बोट को जल्दी से जल्दी क्रॉस कर जाए, यानी कि मिनिमम क्रॉसिंग टाइम, आपको बहुत जल्दी है, तो मिनिमम क्रॉसिंग टाइम का क्वेश्चन आ गया अब यहाँ पर, मिनिमम क्रॉसिंग टाइम। तो इन विच डायरेक्शन, क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इन विच डायरेक्शन बोट must be rowed by नाविक, कि किधर की तरफ वो लेके चले। और बोट की स्पीड आपको दी गई है, बोट स्पीड इन वाटर, वो मान लो आपका भाई 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, बोट की स्पीड। ये जो बोट स्पीड इन वाटर है ना, मैं फिर बता दूं, इसी को आप कहते हो कि वेलोसिटी ऑफ बोट, इसी को कहा जाता है कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, सेम ही बात है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो हम ये कहते हैं, अब हमको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि हम किसी थीटा एंगल पर अपने आप को लेके जा रहे हैं, हम ये मान लेते हैं, ठीक है ना, हमने ये मान लिया कि थीटा एंगल पर आप उस बोट को रो कर रहे हो। रो करने का मतलब क्या हुआ, रो करने का मतलब क्या है, ये डायरेक्शन किसके हिसाब से हो रही है, रो करने का मतलब किसके हिसाब से, रो मतलब वो जो चलाने वाला होता है, या रो करना मतलब होता है ना, तभी तो इसको रो बोट कहते हैं नाविक ना, के हिसाब से सर। नाविक के हिसाब से, मतलब वो जो चाकू लगाएगा ना, चाकू लगा करके, वो जो लकड़ी के 2 चाकू नहीं होते, वो आपको इधर लेके जा रहा है, लेकिन पानी आपको कैरी करेगा साथ में, पानी हमेशा कैरी करता रहेगा, तो पानी हमको फॉरवर्ड कैरी करेगा क्योंकि वो फॉरवर्ड जा रहा है, तो पानी हमको फॉरवर्ड कैरी करके ले जाएगा, यानी हमारे पास फॉरवर्ड वेलोसिटी भी है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिस बोट इज कैरीड बाय वाटर, ऐसे मान लीजिए, बोट इज कैरीड बाय द वाटर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर की है, ये वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर की। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में पानी आपको कैरी कर रहा है, और वो जो रेड कलर से मैंने लिखा है ना, ये जो रेड कलर से लिखा है वो बता दें आपको क्या है। इस डायरेक्शन में नाविक आपको लेके जा रहा है, नाविक, नाविक ले जा रहा, समझ गए? अब हिंदी में लिखा मैंने, बोलो। यस सर। हिंदी पढ़नी आती कि नहीं आती है? यस सर। यस सर। हाँ, तो नाविक आपको उस तरफ लेके जा रहा है और पानी आपको दूसरे डायरेक्शन में लेके जा रही है, तो आप अल्टीमेटली कहाँ चले जाओगे? दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट मतलब बेसिकली पानी के ऊपर। यही तो कंसेप्ट समझाना चाह रहा था आपको कि पानी तो बोट को हमेशा कैरी करेगी, अगर वो कागज की बोट होती तब भी चली जाती, लेकिन नाविक ने एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी दे दी उसको, तो अब बोट जाएगी किधर? तो बोट ओवरऑल की डायरेक्शन में, हाँ, रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाएगी बोट यार। हाँ, यही इसका कंसेप्ट है भाई। यानी ये जो मोशन ऑफ बोट ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, ये किसके रिस्पेक्ट में? So ground with respect to ground. With respect to ground है शाबाश, motion of boat. शाबाश। तो इसका मतलब अब आप कहाँ पहुंच जाओगे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब इधर चल रहे हो तो आप इसी डायरेक्शन में चलते रहोगे, ग्राउंड के हिसाब से, यानी जमीन के हिसाब से। तो आप इधर चलते 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 आप यहाँ पर रीच करोगे, यू रीच एट दिस पॉइंट। आपको नाविक जिधर ले जा रहा है आप वहां नहीं जा रहे हो, यहाँ पे नहीं, जहाँ वाटर ले जा रहा है, मतलब रिजल्टेंट यहाँ नहीं पहुंचोगे। आपको नाविक जिस तरफ लेके जाता है आप वहां नहीं पहुंचते हो, आप नाविक की डायरेक्शन दोनों वेलोसिटी और के रिजल्टेंट उधर पहुंचते हो। क्लियर हुआ बात आपको? यस सर जी सर। अगर जो भी नाविक है, अगर वो बोट को रो करना छोड़ दे तो हम लोग पूरा जो वाटर का डायरेक्शन उसी में जाएंगे ना सर? बिल्कुल।
तो अब ये बताओ बच्चा, अब देखो इसके बाद का कंसेप्ट सुनो, इसके बाद बस ये हमारी थ्योरी पार्ट का था, ये एक्चुअली ये लॉजिकल पार्ट था। अब आपकी कैलकुलेशन पार्ट आएगी, बस वो 1 लाइन 2 लाइन का होता है। लेकिन होता क्या है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल में अगर आप ये चीज नहीं सोच पाओगे ना तो नहीं कर पाओगे। देखिए ये बताओ आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेरा? 1 किलोमीटर। भाई साहब कहाँ पहुंचे हो? देखो 1 नहीं होगा सर, कहाँ पहुंचे हो वो तो देखो। 1 कैसे हुआ? 1 किलोमीटर ज्यादा होगा। 1 किलोमीटर तो ये डिस्टेंस है जो सीधी सीधी है, ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। आप क्या 1 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो? ये डिस्प्लेसमेंट है भाई, ये ए बी वाला ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये 1 नहीं होगा। ट्रायंगल एंगल इसको से निकलेगा सर, पाइथागोरस से। इसको वेक्टर में लिखना चाहिए। वेक्टर में कैसे लिखेंगे? ये जो देख रहे हो ये वेक्टर में कैसे लिखेंगे? 1 किलोमीटर तो आप वाई डायरेक्शन में हो और कुछ एक्स डायरेक्शन में भी तो हो। तो अगर हम यहाँ से इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कि ये एक्स है, सपोज करो ये डिस्टेंस एक्स है, और इसको ना एक्चुअल में ड्रिफ्ट भी कहते हैं, इस डिस्टेंस को ड्रिफ्ट कहा जाता है। तो ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेरा? अब बताओ जरा मेरे को कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अगर वेक्टर में लिखना चाहते हो। वेक्टर में, वेक्टर के हिसाब से 1 किलोमीटर वाई एक्सिस की तरफ और एक्स डिस्टेंस आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ चल रहे हो, तो वेक्टर के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे हम? एक्स आई कैप प्लस 1 जे कैप। ये समझ आ रहा है कि नहीं? ये आ रहा समझ में? यस सर, यस सर। अच्छा अब वेलोसिटी क्या लिखेंगे? वेलोसिटी क्या है? तो एक सुनना, अब यहाँ सुनो स्टेटमेंट, बस लास्ट स्टेटमेंट है बच्चा, वरना सब बेकार हो जाएगा, इतनी मेहनत मेरी चली जाएगी। जो आपकी वेलोसिटी है ना, वो 2 वेलोसिटीज का समेशन है। एक वो वेलोसिटी जिससे पानी आपको कैरी कर रहा है और एक वो वेलोसिटी जिससे नाविक आपको कैरी कर रहा है। तो पानी मुझे कितनी वेलोसिटी से किधर कैरी कर रहा है? पानी मुझे कितनी वेलोसिटी से किस तरफ कैरी कर रहा है? तो 3 किलोमीटर पर आवर से कैरी कर रहा है। किधर की तरफ? किधर की तरफ? आई कैप, आई कैप, आई कैप। अच्छा तो ये पानी की वजह से हो गया, ये पानी आपको लेके जा रहा है, ठीक है जी। और नाविक किधर ले जा रहा है आपको? नाविक किधर लेके जा रहा है? 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर जे कैप। जे कैप तो नहीं है, वो थीटा एंगल है, 5 थीटा एंगल पर है, तो उसके कंपोनेंट करूं 5 cos थीटा आई कैप और प्लस 5 sin थीटा जे कैप। समझ लो, पानी और नाविक दोनों को ऐड करिए आप, और आप कह दो कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट है x आई कैप प्लस 1 जे कैप, ये डिस्प्लेसमेंट है। बराबर क्या होना चाहिए? वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी है? तो 3 प्लस 5 cos थीटा टोटल आई कैप की डायरेक्शन में, तो इसमें टाइम भी मल्टीप्लाई कर दो, टाइम मल्टीप्लाई कर दो पहले, और प्लस 5 sin थीटा, उसमें भी टाइम मल्टीप्लाई कर दो, और वो जे कैप डायरेक्शन में। मतलब मैंने वेलोसिटी में ना टाइम मल्टीप्लाई कर दिया है, टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, और ये मैंने कह दिया कि अब वो डिस्प्लेसमेंट बन गया। अब यहाँ पर ना इक्वल साइन है, इक्वल। तो जब 2 वेक्टर के बीच में इक्वल लग जाता है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? अगर 2 वेक्टर के बीच में इक्वल टू का साइन लगा है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का एक्स कंपोनेंट बराबर होना चाहिए, और लेफ्ट साइड और राइट साइड का वाई कंपोनेंट भी बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड का वाई कंपोनेंट कितना है? लेफ्ट साइड का वाई कंपोनेंट मतलब जे कैप वाला, लेफ्ट हैंड साइड पे जे कैप 1 है सर, और राइट साइड पर जे कैप के साथ क्या है? 5 sin थीटा i प्लस 5 sin थीटा इनटू t। तो इससे टाइम कितना आएगा? sin 1 डिवाइडेड बाय 5 sin थीटा इनटू t। अब आप बताओ, एक मिनट, अब आप बताओ, आपको मिनिमम टाइम चाहिए था, आपको कम से कम समय चाहिए, आपको चाहिए कम से कम समय, मिनिमम टाइम। तो ये बताइए टाइम मिनिमम कब होगा? यहाँ पर ये जो टाइम है ये मिनिमम कब होगा? तो टाइम तब मिनिमम होगा जब डिनोमिनेटर में साइन थीटा जो है वो मैक्सिमम 90 डिग्री मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 कब होती है? मतलब 1 कब होती है? कितने एंगल पे? थीटा 90 डिग्री पे। हाँ, तो इसका मतलब थीटा 90 आया, थीटा 90 आया। यस
इसका मतलब वो नाविक आपको किधर लेके जाए, नाविक किधर ले, ये थीटा नाविक वाली डायरेक्शन है, तो नाविक आपको किधर लेके चलेगा ताकि आप जल्दी पहुंच जाओगे? सर 90 डिग्री के सर बिल्कुल फॉरवर्ड डायरेक्शन में। 90 डिग्री, 90 ये एंगल 90 के, मतलब नाविक आपको सीधा लेके चले, नाविक आपको सीधा लेके चलेगा तो आप रिवर को जल्दी क्रॉस कर जाओगे। लेकिन क्या आप सीधा पहुंच पाओगे? क्या पहुंचोगे भी यहीं पर? नो सर। नो सर। कहाँ पहुंचोगे? नो सर। एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे। मतलब कुछ ड्रिफ्ट आएगा ना इसमें? यस सर। यस पहुंचेंगे जिधर जितना ड्रिफ्ट हो जाएगा सर। तो कितना ड्रिफ्ट होगा? टाइम तो आ गया, टाइम आपका 1/5 आ गया, टाइम तो आ गया 1/5, मिनिमम टाइम आपका 1/5 आ गया, 1/5 आर। तो अब जरा आई कैप को भी इक्वेट कर दो। लेफ्ट साइड पर आई कैप हमारा x है और राइट साइड पर आई कैप कितना है? 3 + 5 cos थीटा इंटू टाइम। लेकिन थीटा तो 90 कहा गया था, तभी तो साइन थीटा 1 था। तो जब थीटा 90 होगा तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो क्या बचा? 3 × t, 3 × t, और t 1/5 है, यानी कि 3/5 किलोमीटर पर आवर। नहीं भैया, डिस्टेंस है ये। अच्छा डिस्टेंस, हाँ सर किलोमीटर है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रिवर को जल्दी क्रॉस करना चाहते हो तो आप सीधे सीधे चलो, लेकिन आप यहाँ पहुंचोगे नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि पानी आपको आगे कैरी कर लेगा। कितना आगे कैरी करके ले जाएगा? 3/5। 3/5 सर इनिशियल पॉइंट से 3/5 किलोमीटर आगे। अब आपको समझ में आ गया कि बोट को 2 लोग चलाते हैं, पानी भी बोट को चलाती है, कागज वाली बोट उसका एग्जांपल है, और नाविक भी बोट को चलाता है। तो जब 2 लोग एक ही बोट को चला रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट नहीं लेंगे हम? यस सर। यस सर। यही स्टोरी है रिवर बोट एयरक्राफ्ट की सबकी। अगर हम लोग वो, क्योंकि सर अच्छा, इसमें जैसे हम लोगों ने वाटर को सर हॉरिजॉन्टल की वाटर की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में ली, अगर सर कुछ और एंगल पे लें तो? अरे भैया पानी तो यार सीधा सीधा चलता है रिवर में भाई, मतलब ले सकते हो, लेकिन देखिए फिर तो कंसेप्ट ऑफ वेक्टर हुआ ना यार, कि आप 2 बातें समझो कि बोट और एयरक्राफ्ट जैसे क्वेश्चंस में इनको 2 लोग चलाते हैं, 2 लोग इनको मूव करते हैं। एक हवा प्लेन को मूव करती है, पानी बोट को मूव करती है, और दूसरा पायलट नाविक ये भी चलाते हैं उसको। तो दोनों लोग एक ही चीजों को चला रहे हैं, इसीलिए हम दोनों को ऐड करते हैं। बोलो भैया, बता दो समझ आया कि नहीं आया? आ गया जी सर ये बता दीजिए सर, डिस्प्लेसमेंट को x i कैप प्लस 1 j कैप सर कैसे लिखा? ये लॉ ऑफ वेक्टर से बच्चा, ये जो वेक्टर होता है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, ये एक लॉ ऑफ वेक्टर है कि आप y डायरेक्शन में 1 किलोमीटर जा रहे हो इस तरफ, और ये आपका वेक्टर मिसिंग है क्या टॉपिक? नहीं सर, मैंने सर करा है, लेकिन सर फिगर देख के समझ में नहीं आ रहा था मुझे। देखिए देखिए देखिए, एक मिनट देखो, अब इसी में फिर से कलर गंदा हो जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। डिस्प्लेसमेंट ये वाला वेक्टर है, ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो ये जो वेक्टर है इसको हम इन 2 वेक्टर का समेशन कह रहे हैं। एक तरफ ये वेक्टर बना लो और एक तरफ ये वेक्टर बना लो, तो इन दोनों का समेशन नहीं है, वो रिजल्टेंट नहीं है। यस सर, समझ गया सर, समझ गया। हाँ सर रिवर की विड्थ और सर ड्रिफ्ट का सर वो रिजल्टेंट है सर। जी सर। हाँ सर डिस्प्लेसमेंट को पाइथन से नहीं निकाल सकते हैं? देखो मैथ में कुछ भी करो यार, मेरे को ये तरीका आया, आपको कोई और पाइथागोरस लगा रहा है, पाइथागोरस लगा लो, तरीके बहुत है, लेकिन ये सबसे छोटा तरीका था। ठीक है बच्चा लोग, बाकी अब अगली क्लास में कर लेंगे, है ना।